देखिए 2024 का चुनाव अब तक का सबसे एकतरफा चुनाव है। नरेंद्र मोदी ने जब से 400 पार का नारा दिया है तब से बीजेपी की पूरी इलेक्शन मशीनरी इस लक्ष्य को हासिल करने में जुट गई है। अब अगर मोदी 400 सीटें पा जाएंगे तो चुनाव तो एकतरफा ही कहलाएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये दावा करते हैं कि 24 का ये चुनाव बहुत टाइट चुनाव है और राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी के बरक्स राहुल गांधी का स्टेचर बड़ा हो जाए, इसलिए कांग्रेस ने राहुल गांधी की यात्रा पार्ट 2 न्याय यात्रा ऑर्गेनाइज की। 2 दिन पहले तक राहुल गांधी ही कह रहे थे कि इस यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा हो रहा है यह अभी नहीं कहा जा सकता। मोदी और राहुल की टक्कर वाकई कितनी जबरदस्त है ये उन सीटों से समझ सकते हैं जहां नरेंद्र मोदी की पार्टी और राहुल गांधी की पार्टी का आमना सामना होता है। आज हम उन राज्यों की और खास तौर पर उन सीटों की बात करेंगे जहां बीजेपी और कांग्रेस ही मुख्य पार्टियां हैं, जहां तीसरी पार्टी है भी तो बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है और जहां वोटों का बंटवारा 2 नेशनल पार्टियों के बीच में होता है। लोकसभा की ऐसी 200 सीटें हैं और ये 200 सीटें ही ये तय करेंगी कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको बताएंगे। अगर मोदी ये 200 सीटें जीत जाते हैं तो मोदी का रास्ता कोई नहीं रोक सकता, और अगर राहुल गांधी ने इस डायरेक्ट फाइट वाली 200 सीटों में मोदी को रोक लिया, टक्कर दे दी, तो 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने का रास्ता भी बन सकता है। अब सवाल है कि क्या कुछ ऐसा हो पाएगा। कुछ ही देर में आपको पता चलेगा। इन 200 स्पेशल सीटों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ गए हैं। स्वागत करना चाहते हैं आज के इस हमारे सर्वे की इस कवरेज में। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, भावेश झा CNX से, जिन्होंने लगातार जो सर्वे किया आपके साथ शेयर कर रहे हैं हम लोग। भावेश, बहुत स्वागत है आपका। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ स्टूडियो में। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका भी। अमित नेहरा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत है सर आपका। और रविंद्र सिंह शेरोन साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। जी, तो हमने जैसा आपको बताया कि आज हम खास तौर पर इन 200 सीटों की बात करने जा रहे हैं। 2014 में भी इन्हीं 200 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का आमना सामना हुआ था और उस चुनाव में बीजेपी ने 200 में से 171 सीटें जीती थी और 2014 के चुनाव को बिल्कुल एक तरफा कर दिया था। कांग्रेस पार्टी इन 200 में से सिर्फ 20 सीटें जीत पाई थी और इन दोनों पार्टियों की लड़ाई में जो बाकी दलों को सीटें मिली थी उनकी संख्या थी केवल 9। कांग्रेस के लिए 2014 का चुनाव भी राहुल गांधी ने लीड किया था और आप ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पतन की शुरुआत उसी चुनाव से हुई। अब देखिए 2014 में जो चुनाव था वो भी एक तरफा हुआ था। इन 200 सीटों का ब्रेकअप कुछ इस तरीके से रहा था कि बीजेपी ने 171 सीटें जीती थी और कांग्रेस के खाते में कुल 20 सीटें गई थी और इन दोनों से इतर 9 ऐसी सीटें थी जो अन्य के खाते में गई थी। 2014 से ही दोनों 200 सीटों पर जहां कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर आमने सामने की रहती है, जहां तीसरा कोई दल बहुत मजबूत नजर नहीं आता है, वहां पर बीजेपी एक तरफा लीड लेती है। यही रिपीटेशन 2019 के चुनावों में भी हमें देखने को मिला था, जब 200 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आमने सामने की टक्कर थी। वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन फिलहाल 2014 के इन आंकड़ों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की फाइट 2014 में रही थी। 2019 के आंकड़े आपके सामने रखते हैं। 2019 में 200 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का आमना सामना हुआ। उस चुनाव में बीजेपी ने अपनी टैली और बेहतर की। 2019 में 200 सीटों में से 185 सीटें बीजेपी ने जीत ली। इन 185 सीटों ने ही मोदी 2.0 सरकार बनने की गारंटी दी। आमने सामने की टक्कर में कांग्रेस केवल 9 सीटें जीत पाई और 6 सीटों पर अन्य दलों को जीत मिली। अब अगर 200 सीटों में से एक चुनाव में 171, अगले चुनाव में 185 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, कोई भी पार्टी जीत रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ये स्ट्राइक रेट जो है 90% से भी ऊपर है। और ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी की ये जिम्मेदारी है कि वो भाजपा को जिन सीटों पर रोक पाए डायरेक्ट फाइट में, अगर वो नहीं निभा पा रही, तो आप क्षेत्रीय दलों से ही सारी उम्मीद कर लें, ये भी कुछ गलत है। क्षेत्रीय दल कहां ठहरे हैं ये हम आपको इस सर्वे के अगले चरण में बताएंगे, लेकिन आज बात बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट की। अब 171 2014 में बीजेपी ने 200 में निकाली, 2014 में निकाली, 2019 में 185 निकाली 200 में से। अब सवाल यह है कि आज सर्वे क्या कह रहा है। आज के हालात में अगर चुनाव हो जाए तो इन्हीं 200 सीटों में से बीजेपी का स्ट्राइक रेट कितना रहेगा और कांग्रेस पार्टी 14-19 के मुकाबले कुछ बेहतर कर रही है या नहीं कर रही है। आप कांग्रेस के लोगों से बात करिए तो 2 धड़ों में बटे रहते हैं। एक धड़ा कांग्रेस में है जो ये मानता है कि कुछ नहीं हो रहा, इस बार भी वही होगा जो 14 और 19 पे हुआ था।
लेकिन कांग्रेस पार्टी में एक धड़ा और कुछ नेता ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि इस बार ग्राउंड पर सिचुएशन वैसी नहीं है जो पिछले 2 चुनाव में थी। मतलब कांग्रेस पार्टी अगर मजबूती से चुनाव लड़े तो भाजपा को कम सीटों पर रोका जा सकता है। कांग्रेस पार्टी की टैली बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम 100-125 तक तो पहुंचाई जा ही सकती है। तो आप हमारे इस सर्वे में आपके सामने उन्हीं 200 सीटों का हाल आने जा रहा है और फिर मैं आपको कह दूं कि यही 200 सीटें ये तय करेंगी नरेंद्र मोदी तीसरी बार कितने बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी को इन 200 में बहुत अच्छा करना पड़ेगा नरेंद्र मोदी का रास्ता रोकने के लिए। एक एक राज्य से हम लोग शुरुआत करते हैं आपके सामने। अब आपके सामने पहला राज्य जो आएगा वो हरियाणा होगा। हरियाणा में कौन सी सीट, कितनी सीटें हैं, कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आज के हालात में चुनाव निकालती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों में बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है, ये आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले 2024 के इस आमने सामने की टक्कर में आपके सामने भी जो ये क्वेश्चन मार्क बने हुए दिखाई दे रहे हैं, इनमें कितनी सीटें भरेंगी ये आपको अब से लेकर अगले 2 घंटे में पता चल जाएगा। राहुल गांधी 2 यात्राएं निकाल चुके हैं। पहली यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक निकाली थी, फिर मणिपुर से मुंबई की न्याय यात्रा निकाली। लेकिन इसका ग्राउंड पर असर क्या पड़ा, आप अगर देखें खबरों में पढ़ते होंगे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अभी चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। तो ये अपने आप में कोई इशारा है क्या? हिमाचल प्रदेश में प्रतिभा सिंह ने कह दिया कि वो मंडी से चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। अहमदाबाद में उनके एक प्रवक्ता को टिकट मिला था, रोहन गुप्ता को, उन्होंने हाल में मना कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके पिता ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि इन 200 सीटों पर राहुल गांधी की जो चुनौती और जिम्मेदारी है बीजेपी को रोकने की, वो कितनी निभा पा रहे हैं आज के सर्वे से आपको पता चल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सर्वे की। जैसा मैंने आपको बताया, पहला राज्य आपके सामने आने जा रहा है और वो राज्य होगा हरियाणा। हरियाणा हमने इसलिए चुना है क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले देखा हरियाणा में आज मंत्रिमंडल विस्तार भी हुआ है। और ये कुल 200 सीटें कौन सी हैं वो एक नजर आप जल्दी से उस पर भी आप डाल लीजिए। ये वो 200 सीटें हैं और ये 100 सीटें हैं। एक अगली स्लाइड में आपको और सीटें मिल जाएंगी। और ये वो 10 सीटें हैं हरियाणा की सीटें। ये 10 की 10 सीटें हमारा सर्वे कह रहा है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, एक तरफा जीत रही है। कांग्रेस पार्टी एक भी सीट पर अपना खाता खोलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो अगर शुरुआत कुछ बताती है, आगाज कुछ बताता है, तो कांग्रेस के लिए सर्वे में आगाज जो है प्राची, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बिल्कुल 10 की 10 सीटें हरियाणा की बीजेपी के खाते में जा रही हैं। और एक एक सीट के बारे में अगर आप चर्चा करेंगे तो देखिए, अंबाला वो सीट है जो कि कुमारी शैलजा की सीट है और ये सीट एक बार फिर से कुमारी शैलजा हार सकती हैं। इसके अलावा रोहतक की अगर आप बात करेंगे तो रोहतक भी एक महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि ये कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा यहां से चुनाव लड़ते हैं और अगर वो एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे तो रोहतक की ये सीट हार सकते हैं। चर्चा कर लेनी चाहिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की, जो कि करनाल से इस बार चुनावी मैदान में है। ये सीट भी बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। हिसार की सीट बीजेपी के ब्रजेंद्र सिंह सांसद हैं। अब खैर बीजेपी वो छोड़ चुके हैं। 2019 में जेजेपी के दुष्यंत चौटाला को 3.25 लाख वोटों से यहां उन्होंने शिकस्त दी थी बीजेपी से जब चुनाव लड़े थे। तो सिरसा की बात अगर आप करेंगे, ये सीट इसलिए चर्चा करनी चाहिए क्योंकि अशोक तंवर को बीजेपी ने यहां से टिकट दिया है। ये कांग्रेस पार्टी के पुराने प्रदेश अध्यक्ष हैं, आम आदमी पार्टी में भी ये रह चुके हैं। बीजेपी ने अपनी सिटिंग एमपी सुनीता दुग्गल का टिकट काट करके यहां से अशोक तंवर को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। तो हमारे बीच में जो मेहमान हैं उनके पास अब हम लोग चलेंगे। हमारे साथ भावेश जी हैं, विजय जी हैं, अमित जी हैं, रविंद्र सिंह शेरोन जी हैं। क्योंकि अमित जी की तो कर्मभूमि हरियाणा है, तो पहले जरा अमित जी की राय हम जान लें। आपको 10 की 10 सीटें सर्वे दिखा रहा है भारतीय जनता पार्टी आज के हालात में जीतती हुई दिखाई दे रही है, कोई शक? देखो, बीजेपी का जो माहौल है उसमें तो कोई असंभव बात मुझे लगती नहीं देश में, खासकर चुनाव में। और चूंकि 2019 में 10 की 10 सीटें जीत चुकी है बीजेपी, तो ये मानने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि निश्चित रूप से एज है बीजेपी को हर सीट पे। कोई एक सीट आपको ऐसी दिखाई देती हो जहां पर हाँ बीजेपी को भी चुनौती मिल रही है? देखिए, जैसा आपने जिक्र किया, सबसे जो कठिन मुकाबला होगा वो रोहतक सीट पे रहेगा, क्योंकि आज के दिन हरियाणा में अगर कांग्रेस का कोई चेहरा है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हरियाणा की कांग्रेस है और हरियाणा की कांग्रेस ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और यहाँ जो रोहतक है, इनका पैतृक रहा है ये क्षेत्र, ये सीट, और लगातार दीपेंद्र हुड्डा जीतते आ रहे थे 3 बार, और
चौथी बार उनको हार का सामना करना पड़ा, और वो भी बड़े नैरो मार्जिन से। एक बात और कहूँगा कि जितने भी विधानसभा क्षेत्र आते थे 2019 में रोहतक लोकसभा में, सिर्फ एक कोसली विधानसभा की जो लीड थी उसने सभी बाकी जितनी विधानसभा में दीपेंद्र हुड्डा को लीड मिली वो मलियामेट कर दी। तो देखने का ये रहेगा फोकस कि कोसली जो विधानसभा सीट है वहां का मतदाता किस तरफ जाएगा। यानी रोहतक सीट पर आपकी नजर बनी हुई है। विजय जी, इसे कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से जरा समझाइए कि कांग्रेस इतनी वीक क्यों पड़ रही है। इतनी कोशिशें कांग्रेस ने की, राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी के लिए अलग से कैंपेनिंग चलाई जाती है, आपने अध्यक्ष अपने बदल दिए, गांधी परिवार से आपने अध्यक्ष नहीं बनाया, उसके बावजूद शुरुआत हमने 10 सीटों से की है, एक भी सीट पर मौजूदगी नजर नहीं आ रही है। देखिए, अच्छा विजय जी सॉरी प्राची, जिस तरह से यदि देखें पिछले 10 साल को, 3 चुनाव यदि देखें हरियाणा के, तो 2009 में कांग्रेस के पास 9 सीटें थी और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सीट नहीं थी, 0 सीट थी। आज 2024 में जब हम पहुंच रहे हैं, यानी 2019 का चुनाव देखें, तो भारतीय जनता पार्टी के पास 10 सीट और कांग्रेस के पास 0 सीट है। करीब पिछले 3 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 45% से ज़्यादा वोट वहाँ पर बढ़ाया है, और वो भी तब बढ़ाया जब सब विद्वान लोग कह रहे थे कि मनोहर लाल खट्टर जैसे लोग आ गए हैं जो जाट नहीं है, नॉन जाट हैं, जाटलैंड को लेकर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नॉन जाट की राजनीति करके भी उन सीटों पर कब्जा किया और 10 की 10 सीटें जीत ली। अभी जो लग रहा है उसमें 2 सीटें उन्होंने 2 सांसदों के टिकट काट दिए हैं। सुनीता दुग्गल का भी टिकट उन्होंने काटा, जैसा आपने जिक्र किया। वहाँ पर अशोक जो है, अशोक तंवर, जो पहले सिटिंग MP भी रहे हैं, वहाँ पर कांग्रेस के MP रहे हैं मेरे ख्याल से 2014 में, तो वो 2009 में तो वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे और वहाँ पर सिटिंग MP रहे हैं। तो वो सीट ऐसी थी जहाँ पर सुनीता दुग्गल को लेकर परेशानी लग रही थी कांग्रेस को। हालांकि वो मार्जिन ठीक था, लेकिन फिर भी इसलिए बदल दिया गया। दूसरी जो है सीट संजय भाटिया साहब की, संजय भाटिया जी को भी टिकट नहीं दिया गया, तो उनको शायद अब कैसे करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन अब करनाल की जो सीट है वो पक्की सीट है उनकी, जब आ गए हैं आपके मनोहर लाल खट्टर साहब आ गए हैं। कुरुक्षेत्र की सीट में एक बड़ा बदलाव मुझे लग रहा है, जो कर सकते हैं, जो अजीत जी बता सकते हैं या रविंद्र भी बता सकते हैं, रविंद्र हरियाणा के लोगों में से, कि वहाँ एक इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली की वाइफ को टिकट दिया जा रहा है, ऐसी चर्चा हो रही है। अब वो टिकट आ जाएगा तो सबको नाम साफ हो जाएगा। उनके हस्बैंड जो है पहले कोयला घोटाले में शामिल रहे, तो शायद उनको टिकट नहीं दिया जाए, वो भी सिटिंग मतलब MP वहाँ पर रहे हैं, लेकिन उनकी जगह क्या कुरुक्षेत्र में टिकट बदला जा रहा है, उसको लेकर एक बड़ी परेशानी वहाँ पर चल रही है। बाकी सीटों पर तो अच्छा है, कृष्णपाल गुर्जर सबसे बड़ी जीत के साथ आए हैं वहाँ पर, राव इंद्रजीत सिंह है, वो बड़ी सीट है उनके लिए। तो कांग्रेस के लिए केवल दीपेंद्र हुड्डा की एक सीट ऐसे मुझे लगती है जो जीत सकते हैं, और शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई कैंडिडेट वहाँ पर नहीं उतारा। अभी आपने कहा कि एक आध 2-1 सीटों पर ऐसा नहीं कि बीजेपी के लिए परेशानी नहीं। मैं उससे बढ़कर कहता हूँ विजय जी, हरियाणा में तो बहुत परेशानी बीजेपी के लिए, तभी तो उनको मुख्यमंत्री भी बदलना पड़ा। मुख्यमंत्री उन्होंने विधानसभा चुनावों के लिए खासतौर से बदला है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने माहौल सेंस किया, उन्होंने कोर्स करेक्शन किया। कांग्रेस पार्टी को भी यही सब करने की जरूरत है। की जरूरत नहीं, तो कांग्रेस वहां पर है। अच्छा, हरियाणा में आप मतलब वहां पर तो जैसे अभी अजीत जी ने जिक्र किया कि भूपेंद्र हुड्डा ही है कांग्रेस जी। अब वही जो तय कर देंगे कि दीपेंद्र को देना है, शैलजा जी का क्या होगा नहीं होगा। वहां पर कांग्रेस केवल एक आदमी की पार्टी है, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा जो फैमिली है उसकी पार्टी, और वहां पर कोई कोर्स करेक्शन नहीं किया गया है। बीजेपी ने बहुत सारे कोर्स करेक्शन, नायब सिंह की जगह पर ही उनको खट्टर साहब को उतारा गया है। आप सोचिए ना, 2-2 सिटिंग MPs को हटा दिया, टिकट काट दिया गया। और संजय भाटिया जिनके लिए अभी बात चल रही है कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, उनका टिकट वहां पर काटा गया है। सुनीता दुग्गल का तो बड़ा नाम चल रहा था, वो काफी समय से एक्टिव थी, उनका टिकट भी पार्टी ने काट दिया। बिल्कुल। तो इसलिए कोर्स करेक्शन में तो वो वैसे भी कोई हिचक नहीं करते। मैं कहता हूं कि कांग्रेस बीजेपी लीडरशिप जो है कांग्रेस जीतने के मामले में बूचर है। कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है भाई? आपने भी ये कहा, अमित जी ने भी ये कहा कि हरियाणा में हुड्डा ही कांग्रेस है। कांग्रेस टेंडर शायद वहां पर दे रखा है अजीत जी कांग्रेस का टेंडर भूपेंद्र जी के पास है। भाई ये किसी भी पार्टी के लिए कोई सुखद परिस्थिति नहीं है। ये एक नेता या एक परिवार जो है वही आपका सब कुछ हो जाए किसी प्रदेश के अंदर, और शायद इसीलिए आपको ये नतीजा भी दिखाई दे रहा है। मैं रविंदर जी के पास जाना चाहता हूं। रविंदर जी, आज के माहौल में 10 की 10 सीटें हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी जीत ले, ऐसे आसार या सर्वे में कम से कम ऐसा इशारा दिखाई दे रहा है हमको। जी सौरभ जी, प्राति जी, विजय जी और तमाम पैनलिस्ट को नमस्कार। सर, मैं थोड़ी सी नाइतफाकी रखूंगा इस सर्वे के साथ। बिल्कुल बताएं। 5 लोकसभा, जी मैं बताता हूँ, जो 5 लोकसभा की सीटें हैं, जो गुड़गांव, फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, करनाल, कुरुक्षेत्र,
इन 5 लोकसभा की सीटों पर कोई फाइट नहीं। 100%। लेकिन अगर अंबाला लोकसभा सीट से एक बार फिर से शैलजा को उतारा जाता है तो वहां पर हालात थोड़े से बदल सकते हैं। उसका कारण है कि जो रतनलाल कटारिया हैं उनका हाल ही में देहांत हो गया और उनकी जगह एक कैंडिडेट बदला गया, इनकी बीवी आई। वाइफ और ये जो इलाका है सौरभ जी, ये वो इलाका है जहां पर अंबाला पंजाब से बिल्कुल जुड़ा हुआ इलाका है और यहाँ पर सबसे ज्यादा असर हमने देखा था जब किसान आंदोलन हुआ और वो इतना ज्यादा असर है कि उसी के चलते पहली दफा हरियाणा के इतिहास में ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री उस इलाके से लिया गया। ये उत्तर हरियाणा का इलाका, एक बात। दूसरी बात, ये जो इलाका है सौरभ जी, बाकी हरियाणा के मुकाबले में बिल्कुल अलग इलाका। यहाँ पर वो राजनीति काम नहीं करती है जो पूरे हरियाणा में करती है जाट और गैर जाट। अगर आप दिल्ली से जब निकलेंगे तो करनाल में जो तीसरा टोल प्लाजा आता है घरौंडा का, घरौंडा से लेके और पंचकुला तक की राजनीति वो बिल्कुल मुख्तलिफ। वहां की राजनीति पर जाट और गैर जाट का मुद्दा हावी नहीं है। वहां पर जो दूसरे कम संख्या की जातियां हैं, ओबीसी और शेड्यूल कास्ट की जातियां, उन जातियों के बीच में आपसी संघर्ष रहता है। केवल यहां से लेकर अगर आप चंडीगढ़ तक जाएंगे तो केवल एक लाडवा की सीट है जो जाट बाहुल्य क्षेत्र जिसको कह सकते हैं। बाकी जगह पे जाटों का न आधिपत्य है और न उन लोगों के साथ किसी तरह की अदावत किसी जाति की, तो वहां की राजनीति थोड़ी सी अलग है। अब अगर दूसरे हम क्षेत्र में बात करें रोहतक की, जैसे हमारे साथी ने भी बताया, बिल्कुल देखिए रोहतक की लोकसभा सीट ऐसी है जहां पर बीजेपी को बहुत मुश्किल हो रही है और मैं तो कहता हूं रोहतक की ही एक सीट है जिसकी वजह से जेजेपी का अलायंस भी तोड़ा गया है और शायद दुष्यंत चौटाला उम्मीदवार होंगे जेजेपी की तरफ से ताकि रोहतक की सीट को बीजेपी कंफर्टेबली जीत पाए, क्योंकि सबसे मजबूत उम्मीदवार अगर कोई है हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में तो वो दीपेंद्र हुड्डा है। और पिछली बार जो 6000 में केवल 6000 की जो हार हुई थी उस पर भी उनके समर्थकों को गले नहीं उतरी थी वो हार, और तब ये बात कही गई थी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चीटिंग की गई है, गड़बड़ की गई है, इसके चलते ये हार हुई है। और उसके बाद आप दूसरी सीट पे अगर जाएंगे तो सोनीपत में पिछली दफा सोनीपत उसी इलाके का हिस्सा है जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मजबूत इलाका। यानी आप ये मान रहे हैं कि कांग्रेस फाइट तो इस वक्त कर रही है और जो पिछली बार क्लीन स्वीप किया था वो क्लीन स्वीप शायद इस बार भारतीय जनता पार्टी को करने में मुश्किल होगी। अभी आसानी से भावेश समझा पाएंगे। भावेश, जिन सीटों का जिक्र अभी रविंद्र जी ने किया और जो हमारे अभी हम ओपिनियन पोल में देख रहे हैं, ग्राउंड पर चर्चा क्या होती है? क्या बिल्कुल कांग्रेस की चर्चा वोटर्स करना भूल गए हैं? ये रिफ्लेक्शन क्या दिखा रहा है? 10 की 10 सीटें अगर बीजेपी जीत रही है तो देखिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लोग चर्चा भूल जाते। कांग्रेस की चर्चा भूल जाएंगे तो फिर बीजेपी बार बार जीतेगी कैसे? फिर तो रीजनल पार्टी से फाइट होगी। तो ऐसा नहीं है। जहाँ तक हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे हरियाणा के संदर्भ में, उन्हें बहुत विस्तार से बताया। देखिए, ये बातें सही है लेकिन ये विधानसभा चुनाव के लिए ज़्यादा सही बैठती है। लोकसभा चुनाव में पूरे हरियाणा का एक ही मूड है कि आप जाट बस पिछले आप 10 साल से देखिए, जब से खट्टर साहब को लाया गया तब से कांग्रेस या जितने भी आप देखिए वहाँ से जुड़े हुए जितने भी आंदोलनकारी हैं उनका बस एक ही रहा कि वो एक किसी खास कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग ही आगे आ रहे हैं। उसके वजह से देखेंगे जो नॉन जाट के लोग हैं वो बहुत ही एग्रेसिवली बीजेपी के साथ आए हैं। अभी ये बहुत कम डिस्कशन हुआ, बहुत कम रिसर्च के साथ इस पर बात हुई कि खट्टर साहब को क्यों हटाया गया। लोकसभा चुनाव उसका कोई बहुत बड़ा पैमाना नहीं था, विधानसभा चुनाव था, उसमें भी ये था कि उनके खिलाफ कुछ नहीं था। उनके खिलाफ ये था, उनके खिलाफ कुछ नहीं जाता। मेन बात ये थी बीजेपी जब वहां पे नॉन जाट की पॉलिटिक्स कर रही है तो पिछले 10 साल से बीजेपी सिर्फ एक पंजाबी समुदाय को, कम्युनिटी के लीडर को, बिल्कुल, तो उन्होंने एक सोचा कि एक किसी दूसरे लीडर को वहां पे, राजनीति है अभी भी वही, बिल्कुल राजनीति अभी भी वही है, लेकिन उन्होंने एक कहते हैं हिस्सेदारी जिसमें कि बड़े रोल में किसी और को आगे लाया जाए। तो आप देखे होंगे जब दोनों उनका जब नाम अनाउंस किया था, ऐसा नहीं था कि मनोहर लाल खट्टर नाराज थे और इस तरह थी। तो देखिए पूरे हरियाणा में जिस तरह का माहौल है उसमें कुछ भी नहीं है कि कांग्रेस के लिए। हाँ, एक बात सही है कि तीन सीटें ऐसे जरूर है जैसे कि रोहतक और सोनीपत, वो भी जाट लाइन के वजह से, ये दोनों जाट लाइन में आती थी, इसके वजह से बीजेपी के लिए प्रॉब्लम जरूर है। यहाँ पे बहुत हीन मार्जिन है बीजेपी के लिए। सिरसा में जहां तक बीजेपी ने कुछ मिस्टेक जरूर किया। तो ये 10 आप सर्वे अभी आपका 10 में 10 बीजेपी को दे रहा है, ये इसमें से कुछ घट भी सकता है। बिल्कुल, ये 3 सीट जैसे मैंने आपको कहा, सिरसा, रोहतक और सोनीपत, इन तीनों में कुछ आप नहीं देख रहे। हाँ, हिसार सीट पर जो सिटिंग एमपी वहां पे चले गए छोड़ के। हिसार, देखिए आपको भी पता है हिसार में जो एमपी छोड़ के गए उनके फर्स्ट चॉइस बीजेपी थी, उन्होंने किस वजह से छोड़ के आपको भी पता है। अच्छा, वैसे तो बहुत अच्छा होगा कि हम 200 सीटों पर एक सीट पर बात कर लें, लेकिन सफर बहुत लंबा है सर, और राज्य बहुत सारे हैं अभी हमारे सामने। हरियाणा की बात आपके सामने हुई, 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। अब जरा दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली की 7 सीटें,
दिल्ली की 7 सीटों में चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली। अब ये बार बार आपको हम याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी 2 चुनाव से लगातार जीतती भी आ रही है। नया ये हुआ है कि इस बार कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है। एक सेंस में वैसे आप ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट फाइट वाली सीट नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी जो है वो सबसे मजबूत पार्टी हुआ करती थी। 15 साल एक साथ राज्य किया है यहां पर कांग्रेस पार्टी ने। आम आदमी पार्टी भी 10 साल पुरानी पार्टी है। बीजेपी बहुत लंबे अरसे तक दिल्ली से दूर रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में पिछले 10 साल में परिस्थिति बिल्कुल बदल गई। लेकिन आज भी आप देखिए तो ये सातों की सातों सीटें हमें एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर जाती हुई दिखाई दे रही हैं, अलायंस के बावजूद। मैं भावेश से समझना चाहता हूं कि आपने सर्वे में कुछ वोट भी कैलकुलेट किया होगा। यहां पर 55% एवरेज वोट भारतीय जनता पार्टी का रहा था, उसी के आसपास बीजेपी अभी भी स्कोर कर रही है। बिल्कुल, देखिए आप विधानसभा और लोकसभा दोनों, दिल्ली के पिछले 2 विधानसभा 2 लोकसभा को आप कैलकुलेट करेंगे तो बीजेपी लोकसभा में बीजेपी को 55% के आसपास वोट मिलती है और विधानसभा में बीजेपी को 35% के आसपास वोट मिलती है। मतलब जो 20% का जो ये जो ब्रैकेट है वो स्विच हो रही है, कांग्रेस बीजेपी वर्सेज आम आदमी पार्टी में स्विच होती जा रही है। इसका मतलब ये 20% जो है ये कांग्रेस का वोटर नहीं है, वो एंटी कांग्रेस वोट है। तो वो जो इस तरह की बातें जो कह रहे हैं कि अलायंस कर लेने से वो जो 20% का जो बीजेपी को एज है उसको तोड़ा जा सकता है, वो तो शायद नहीं होने जा रहा। या तो वो कंप्लीटली आम आदमी पार्टी को जाएगी या फिर बीजेपी को जाएगी। जहां तक बात है कि पूरे दिल्ली में देखिए, पूरे दिल्ली में कांग्रेस एक फैक्टर जरूर है। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को लोग उस तरह वोट नहीं करते। पिछले 2019 में भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस ही 2nd नंबर की पार्टी थी और आम आदमी पार्टी 3rd नंबर की पार्टी थी। 2 सीटें छोड़ के शायद 2 सीटों पर शायद आम आदमी पार्टी नंबर 2, 5 पे कांग्रेस, 2 पे 5 पे कांग्रेस, 2 पर। बिल्कुल, देखिए इस बार हुआ जो अलायंस हुआ, अलायंस की वजह जैसे मैंने आपको वोटों का काउंट बताया कि किस तरह 55% 35% का ब्रैकेट टूटता है। देखिए इन चीजों में आप देखेंगे कि बीजेपी का जो कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ, उन्होंने इस कैंडिडेट को बहुत ही स्मार्टली अपने 3 जनरल सेक्रेटरी, जो स्टेट यूनिट के 3 जनरल सेक्रेटरी उसको दिया है। वो तीनों ही सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूर्वी दिल्ली, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट और उसके बाद उन्होंने साउथ दिल्ली, ये तीनों ही साउथ वेस्ट, इन तीनों ही आप सीटों का आप देखिए जो उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो बहुत ही एक्टिव मेंबर है उनको उन्होंने सीट दिया है, जो दिखाता है कि ये इनका लोकसभा चुनाव से ज्यादा विधानसभा चुनाव जो अगले साल दिल्ली में होने वाला उस पर भी उनका नजर है। कि अब हुआ बीजेपी के साथ कुछ मिस्टेक हुआ कि दिल्ली में उन्होंने उस तरह से अपने स्टेट लीडरशिप को ग्रूम नहीं किया, लेकिन शायद संभव है कि वो इस लोकसभा चुनाव के साथ यहां भी अपने लिए एक बड़ी मौका देख रहे हैं कि अपने स्टेट, आप देखिए पिछले 7 जो जितने भी 7 कैंडिडेट थे उसमें से एक सिर्फ जो मनोज तिवारी जी को छोड़ दीजिए तो वो ही तिवारी जी भी अब वैसे दिल्ली के लिए पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन वो ओरिजिनली बिहार से आते हैं। हाँ। लेकिन बाकी सभी लोग दिल्ली की पॉलिटिक्स करते हैं और बहुत ही 6 के 6 कैंडिडेट हैं जो नए बदल दिए गए हैं और एक सिर्फ है मनोज तिवारी जिनको दोबारा से टिकट दिया गया है उत्तर पूर्वी दिल्ली से। अब विजय जी, एक तरफ वो पार्टी है जो लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनावों के समीकरण भी ध्यान में रखकर अपने कैंडिडेट्स उतार रही है, और एक तरफ कांग्रेस है जिसने अलायंस तो कर लिया है आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन उसका कैंडिडेट कौन होगा, आगे चुनावी रणनीति क्या होगी, ये अभी तक सामने नहीं आ पा रहा है। प्राची, यदि दिल्ली के चुनावों को देखें तो विधानसभा के चुनाव में देखें तो 25 साल से भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं कहीं पर। 15 साल शीला जी रही और 10 साल से अरविंद केजरीवाल हैं आम आदमी पार्टी। लोकसभा की 7 सीटें दोनों बार भारतीय जनता पार्टी को मिली है और दोनों बार उन्होंने अपने उम्मीदवार बदले। इस बार भी 6 उम्मीदवार बदल दिए 7 में से, तो इसका मतलब कोई ना कोई परेशानी तो भारतीय जनता पार्टी को वहां पर है, लेकिन वो इसके बाद भी सारे के सारे बदल रही है। इसका मतलब दोनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लोकल लीडरशिप के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जीते हैं और उन्हें भरोसा है कि मोदी के नाम पर ये जो 20% का फर्क जो भावेश बता रहे हैं वो नरेंद्र मोदी का फर्क है, बीजेपी का फर्क नहीं है। बीजेपी की तो लीडरशिप ही नहीं है दिल्ली में पिछले 25 साल से। यदि कोई नाम आज बता सके कि एकदम कोई बोल दे कि भाई ये नाम है बीजेपी का लीडर, तो कोई लीडर ही नहीं है वहां पर। तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ये 7 सीटें हैं, जबकि दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने बड़ी मजबूत पकड़ बनाई है वहाँ पर। यह अलग है कि वो लोकसभा चुनावों में उस तरह से नहीं कर रही, लेकिन उनके जो दोनों तीनों उम्मीदवार हैं वो मजबूत उम्मीदवार हैं। महाबल मिश्रा भी, कुलदीप कुमार भी और जो सोमनाथ भारती हैं, वो तीनों उम्मीदवार मजबूत उम्मीदवार हैं, इसलिए उनका मुकाबला इतना आसानी से नहीं लेना चाहिए कि वो किसी भी तरह से निकाल देंगे। लेकिन ये चुनाव केवल जीतेगी भारतीय जनता पार्टी तो मोदी जी की वजह से। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की यूनिट का कोई कंट्रीब्यूशन, आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की चर्चा हो रही है, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस की चर्चा क्यों नहीं हो रही, ये जानना चाह रही हूं मैं विजय जी।
अभी फिर हरियाणा की तरह आप ना कह दीजिएगा कि दिल्ली में नहीं, कांग्रेस दिल्ली है में क्या? कांग्रेस वही स्थिति है। दिल्ली में कांग्रेस आप सोच लीजिए ना, जब 5 सीटों पर पिछली बार दूसरे नंबर पर थी और अभी उन्होंने 3 सीटों पर समझौता कर लिया। इसका मतलब वो खुद भी जानते हैं कि जन्नत की हकीकत क्या है। बिल्कुल। असली बात, पहली बात तो यहीं पर समझ में आ जाती है ना कि 5 सीटों पर लड़ने वाली तो पार्टी जब करेगी समझौता तो कहेगी ना हम 5 सीटों पर। अभी तो उपेंद्र कुशवाहा 1 सीट के लिए नाराज होकर बैठे हुए हैं। आप सोचिए इतनी छोटी पार्टी, और कांग्रेस अपनी 5 में से 2 सीटें छोड़ रही है। तो इसका मतलब उनको पता है कि कांग्रेस का कोई ग्राउंड पर काम नहीं है, और वो भी 15 साल में तो आम आदमी पार्टी ने जो सारा वोट खाया है वो तो कांग्रेस का ही खाया है। अब वो अपने ही कंधे पर, वो विक्रम बेताल की कहानी होती है ना, तो वैसा का वैसा मुझे लग रहा है कि आप 2 राज्यों में कह चुके कि यहां पर कांग्रेस है क्या। अब मैं ऐसे राज्य की आपको सीटें दिखाने जा रहा हूं जहां कांग्रेस सरकार में है, तो आप इसीलिए वहां यह नहीं कह सकते कि कांग्रेस है क्या। हिमाचल प्रदेश की सीटें दिखा दीजिए जरा। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और शिमला। अभी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, अभी काफी हलचल भी वहां पर रही, जो भी है, लेकिन वहां पर कांग्रेस पार्टी दम रखती है, ये तो हमको मानना पड़ेगा। अब इन चारों की चारों सीटों पर भी आप देखेंगे लेकिन कि कोई परिवर्तन नहीं है। आपको इस वॉल पर अभी कोई और रंग दिखाई नहीं दे रहा है। ये चारों सीटें भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी लग रहा है कि क्लियरली जीत रही है। अभी तो भावेश बता सकते हैं कि ये कितनी आसानी से जीत रही है, या किसी सीट पर यहां भी मामला बन सकता है कांग्रेस का। कांग्रेस की मंडी सीट उन्होंने छोड़ दी प्रतिभा जी ना, वो कह रही है नहीं लड़ रही, जबकि कांग्रेस ने बाई इलेक्शन में जीती है वो सीट। जी भावेश। देखिए, मंडी और शिमला एक जरूर 2 सीटें हैं जिस पे कुछ फाइट जरूर देखा जा सकता है। शिमला इनका बहुत स्ट्रांग रहा है कांग्रेस का, विधानसभा में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है ये कांग्रेस वहाँ पे। और मंडी जैसे कि उनका प्रतिभा सिंह और वीरभद्र सिंह का बैकग्राउंड वहाँ पे रहा है। तो इन दोनों सीटों पे फाइट जरूर देखा जाए। देखिए, लोकसभा चुनाव में जिस तरह अभी कुछ डेवलपमेंट हुए हरियाणा हिमाचल में, देखिए कि किस तरह स्टेट गवर्नमेंट को किस तरह अपनी ही विधायक से प्रोटेस्ट झेलना पड़ा और फिर उनकी सदस्यता आ गई। आप ये देखेंगे कि ये इस तरह का कुछ ये तो नहीं है ना कि बीजेपी का रोल आप चलो कह के झाड़ सकती है, कांग्रेस की बीजेपी की वजह से हुआ है, लेकिन आपके अपने ही विधायक आपके खिलाफ है। इसका मतलब यह है कि आपके कुछ न कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम है, आप जनता से उस तरह जुड़ नहीं पाए। यदि जनता में बहुत पॉपुलर होती है सरकार तो शायद विधायक भी उस तरह की प्रोटेस्ट नहीं करते और अपनी पार्टी के अगेंस्ट नहीं जाती। इसका मतलब है कि वो सरकार भी बहुत ही अनपॉपुलर हो चुकी है। इसका फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भी मिलता है। वैसे भी बीजेपी का जो वहाँ पे वोट शेयर है लोकसभा में, लगभग 10-15% एक्स्ट्रा हर बार उनको लोकसभा में मिलता है, तो वो एज है। दूसरा, पहाड़ी राज्य है, यहाँ पे जो आर्मी बैकग्राउंड से बहुत जुड़े हुए लोग होते हैं, तो लोकसभा में हमेशा ही बीजेपी के लिए कम से कम 3 सीट हमेशा बीजेपी को मिलती आई है वहाँ पे। तो बीजेपी यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करती आई है और लोकसभा चुनाव में बहुत कोई वजह है नहीं कि बीजेपी यहाँ पे कोई अपनी सीट गंवा दे। 200 सीट का समीकरण आपको बता रहे हैं। अब तक 21 सीटें अभी तक आपके सामने रख चुके हैं। हम बात कर चुके हैं हरियाणा की, दिल्ली की बात कर चुके हैं, हिमाचल प्रदेश की हम बात कर चुके हैं। अब आगे आइए मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश, जहां बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट देखने को मिलती है, वहां पर किस तरीके का समीकरण बन रहा है। जो 29 की 29 लोकसभा सीटें हैं, आखिर मध्य प्रदेश में वो किसके खाते में जा रही हैं। पिछली बार 1 सीट से बीजेपी चूकी थी क्लीन स्वीप करने से, और देखिए अभी आपको हर सीट पर सिर्फ और सिर्फ भगवा नजर आ रहा होगा। छिंदवाड़ा की एक सीट जो पिछली बार छूट गई थी, यहां से नकुल नाथ को कैंडिडेट बनाया है कांग्रेस ने, और इस सीट पर भी बीजेपी का कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि एक भी सीट कांग्रेस के खाते में नहीं जा रही है मध्य प्रदेश। ये 200 वो सीटें हैं जहां कांग्रेस और भाजपा की सीधी टक्कर है। उन राज्यों की सीटें हम आपको दिखा रहे हैं, और देखिए 50 सीटें हमने आपको दिखाई और हाफ सेंचुरी ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी लगाती हुई दिख रही है। और आज के दिन चुनाव में माहौल यह है कि इन 50 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। केवल एक वो सीट मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से जहां कांग्रेस पार्टी ने पिछली दोनों बार जीत हासिल की, छिंदवाड़ा की, वो भी इस बार बीजेपी जीतने की परिस्थिति में हमको दिखाई दे रही है। 50 सीटों का ये सर्वे बीजेपी कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट वाली सीटों का, और उसमें 50 की 50 सीटें हाफ सेंचुरी भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी करती हुई दिखाई दे रही है। राहुल महाजन जी भी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका। सवाल यह है कि हमने इससे पहले बताया 2014 में इन्हीं 200 में से बीजेपी 171 सीटें जीती थी, 20 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती थी। 2019 में कांग्रेस बीजेपी ने 185 सीटें जीती, कांग्रेस केवल 9 जीती। आज राहुल गांधी की 2-2 यात्राएं निकलने के बाद भी परिस्थिति वैसी की वैसी दिखाई दे रही। कम से कम अभी तक 50 सीटों में तो कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा। क्या प्रॉब्लम है कांग्रेस पार्टी में? बुनियादी क्या प्रॉब्लम देख रहे हैं आप? देखिए, एक 2-3 बड़ी प्रॉब्लम्स जो कांग्रेस में दिखाई देती है। एक तो धरातल पर बहुत जगह पे उनका संगठन कमजोर हुआ है, सारी जगह नहीं,
लेकिन कई जगह पे उनका जो संगठन है वो धरातल पे कमज़ोर हो गया। दूसरा, उनके जो नेता हैं, जैसे अभी बात हुई है कि बहुत सारे नेता जो है चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते। तो अगर सीनियर नेताओं में ये लगता है कि वो एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि अच्छा अब तो बीजेपी जीत ही जाएगी और हार मान के बैठ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में ये होता है कि नेचुरली पार्टी जो है वो रास्ते में। तीसरा जो मैं सबसे बड़ा कारण मानता हूँ कि ठीक है कि कांग्रेस जो है वो ये मानती है कि गांधी परिवार अगर कांग्रेस के शीर्ष पे नहीं होगा तो कांग्रेस का टूट जाएगी, ये उनके इंटरनली सोच रहती है। लेकिन क्या कांग्रेस को इससे बाहर सोचना चाहिए? जितनी बार भी सोचने की कोशिश कांग्रेस ने की बाहर गांधी परिवार से, उतनी बार ही ये हुआ कि गांधी परिवार ने किसी ना किसी तरह से अपनी लीडरशिप को दोबारा कायम कर लिया। अब ये जो प्रॉब्लम वहां पे दिखाई देती है कि नया कोई बड़ा लीडर जो है वो कांग्रेस में उभर कर सामने नहीं आता, और राहुल गांधी की लीडरशिप पे शायद कांग्रेस के अंदर ही लोगों को विश्वास नहीं है। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे। संजीव जी, आपको क्या वजह नजर आती है? अभी तक 50 सीटें हम खोल चुके हैं और 50 सीटों पर कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। एक सीट छिंदवाड़ा की जो पिछली बार जीती थी उस पर भी बीजेपी लीड ले रही है। नहीं, छिंदवाड़ा की सीट तो समझ में आ रही है, क्योंकि जिस तरह से चर्चा चली थी कमलनाथ जी और नकुलनाथ जा सकते हैं बीजेपी में, वो किसी वजह से कंप्लीट नहीं हुई। वो जो भी डिस्कशन थी वो फ्रक्टिफाई नहीं हुई, वो बात रह गई। तो वो एक तरह से सॉफ्ट टीम हो गई है कहीं ना कहीं बीजेपी की छिंदवाड़ा पे भी। सो वो तो समझ में आ रहा है। बाकी जो अभी राहुल महाजन ने जो बात कही है उससे मैं करीब करीब पूरी तरह से सहमत हूँ। पर्टिकुलरली वो कि बीजेपी देखिए किस तरह की तैयारी कर रही है हर सीट पे, उसको मालूम है वो जीत के सरकार बनाने जा रही है, बट उसके बावजूद जैसे आज राज ठाकरे आए हैं, कल वो चिराग पासवान के साथ कैसे वापस से गले मिल लिए और पशुपतिनाथ को किनारे कर दिया। मतलब वो साम दाम दंड भेद, कोई भी एफर्ट, कोई भी प्रयास को छोड़ नहीं रहे आखिर तक। लेकिन जैसे अभी राहुल ने भी कहा कि कांग्रेस अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख ही नहीं पा रही, क्योंकि जो बड़े नेता हैं, जैसे राजस्थान से अशोक गहलोत लड़ते चुनाव, पायलट लड़ते, तो किसी ना किसी वजह से उस तरह का मौजूद जो नेता है चाहे वो लड़के हार जाते, लेकिन उससे जो एक मैसेज जाता उसकी कमी बहुत खल रही है। और ये भी बात देखिए, अब 2014, 19, 71, 171, 185 इस बार क्या होता है, क्योंकि सीधी फाइट में कांग्रेस बीजेपी के सामने नहीं टिक पाती, नैरेटिव के उस पर भी नहीं टिक पाती, साधनों पे भी नहीं टिक पाती, मोदी वर्सेस राहुल में भी नहीं टिक पाती। तो ये कांग्रेस एक तरह से सबसे कमजोर कड़ी हो रही है इन राज्यों में जहां डायरेक्ट फाइट है जिन सीट्स पे। तो ये एक जी सर, मैं ये कहना आपसे ये कहना चाह रहा था कि फिर इन 10 सालों के अंदर कांग्रेस पार्टी ने इन चीजों पर काम क्यों नहीं किया? 14 के बाद से आज भी अगर आप देखिए तो पिछले 1.5 साल का एफर्ट क्या है? 1.5 साल का कांग्रेस का सारा एफर्ट राहुल गांधी की यात्राओं पर रहा है। ऑब्वियसली राहुल गांधी उनके लीडर है, राहुल गांधी को प्रॉप अप करना या राहुल गांधी के लिए पार्टी काम करे, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, बड़ी स्वाभाविक सी बात है। लेकिन फिर उसका कुछ फ्रूट दिखाई देना चाहिए, कुछ नतीजा दिखाई देना चाहिए। हाँ, मेरा सिर्फ इस पे सौरभ जी ये कहना है कि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल इतनी स्मार्ट आपकी तस्वीरें आ रही हैं आपके ट्विटर हैंडल पे, बाय द वे, उसके लिए कॉम्प्लीमेंट स्वीकार कीजिए आप। थैंक यू सर। बट उसके अतिरिक्त भाई देखो, राहुल गांधी कांग्रेस की क्या मजबूरी भी है, स्ट्रेंथ भी है। अगर सपोज मैं तो कहता हूं, सपोज कि राहुल की जगह कोई और नेता होता तो कांग्रेस क्या कर लेती? क्या वो नैरेटिव बदल जाता? क्या उनके पास सच में हिंदुत्व की राजनीति का कोई तोड़ है? क्या वो मोदी जैसा करिश्माई नेता अपने पास ला सकते हैं? कांग्रेस का बिखराव जो है वो 1980 के दशक से शुरू हो गया था। जिस तरह से राजीव गांधी 400 प्लस सीट ला के 190 के आसपास में सिमटे, वो वहां से कांग्रेस लगातार एक ढलान पे है। वो उनकी हत्या हुई, नरसिम्हा राव की सरकार बन गई, नरसिम्हा राव खासे चाणक्य थे, फिर उनको डिस्क्रेडिट किया। तो कांग्रेस एक सामने वाले वैक्यूम की उसकी वजह से पनपती रही। 2004 से 14 भी बीजेपी उतनी संगठित नहीं थी, वाजपेयी जी का काल पूरा हो गया था। अब की जो मौजूदा जमीन पे समीकरण है उसका हम राहुल गांधी को जितना चाहे ब्लेम कर लें, मैं कहता हूं राहुल के सिवा कोई और भी होता तो क्या कर लेता। बस उसका उत्तर यही है कि कम से कम मालूम तो पड़ता कि वो क्या कर लेता। नहीं सर, कर क्यों नहीं? सर एक सेकंड सर, मैं कह रहा हूं कि फिर आप ये जिम्मेदारी अगर लीडर की नहीं है तो फिर किसकी जिम्मेदारी है? फिर आप पॉलिटिक्स में हैं, मतलब आप पॉलिटिकल पार्टी हैं,
आप तो कुछ करने के लिए ही है ना। बिल्कुल सही बात है भाई। देखो, राहुल गांधी एक किस्म की आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ने के प्रयास में रहता है, लेकिन कई बार फुट इन द माउथ अपना कर लेते हैं, इस तरह का बयान दे देते हैं कि उल्टा उन पड़ जाती है और गिर जाते हैं। और जैसे बीजेपी कहते हैं हमारी तो बड़ी स्ट्रेंथ है राहुल गांधी। मेरा सिर्फ लिमिटेड पॉइंट है, मैं राहुल गांधी का डिफेंस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो पूरा नैरेटिव पॉलिटिक्स का बना हुआ है उसमें कांग्रेस के पास कोई आइडियोलॉजिकल उस तरह का नैरेटिव नहीं है, उस तरह की जमीन नहीं है। भाई क्षेत्रीय दल अपनी जगह मजबूत है। अब कांग्रेस तो एक शुरू से ही समुंदर रही थी देश में 47 के बाद से, तो वो इधर की थी, उधर की भी थी, राइटिस्ट भी थी, लेफ्टिस्ट भी थी, सेंट्रिस्ट भी थी। अब वो जमाना चला गया, अब क्लियर आइडियोलॉजी हो गई, एक राइट दक्षिण पंथ की आइडियोलॉजी है जिसको रिप्रेजेंट मोदी जी और बीजेपी कर रहे हैं। कांग्रेस दो स्टूल्स के बीच में हमेशा फंसी हुई नजर आती है, जबकि राहुल कोशिश करता रहता है कि उसको थोड़ा लेफ्ट ऑफ सेंटर रखे, सेक्युलर रखे, लेकिन उनकी अभी उस क्या कहूं मैं, उन गुड्स की या उस माल की अभी कोई डिमांड नहीं है। जो पॉलिटिकल मार्केट है उसके अंदर ये इस समय उसकी कोई डिमांड नहीं है। लेकिन ये होगा कैसे? कांग्रेस के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है। संजीव जी, आगे छत्तीसगढ़ की बात करूंगी, उससे पहले राहुल जी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। देखिए, संजीव जी और मैंने दोनों ने ही वो पूरा एरा देखा है 2004-2009 जब कांग्रेस जीत गई थी और बीजेपी में बड़ी हताशा थी। लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव लड़ना चाहते थे, विश्वास नहीं हो रहा था लोगों को कि अच्छा ये जीत जाएंगे, वो हार जाते थे। तो ये जो पूरा माहौल था उस वक्त सुषमा स्वराज अलग नाराज बैठी थी, वसुंधरा राजे सिंधिया अलग नाराज बैठी थी। तब क्या पता चल रहा था कि कोई नेता जो है बीजेपी को रिवाइव करेगा। बीजेपी के अंदर से आरएसएस से जिस तरह से भी उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक वो स्टेट में नेता थे लेकिन सेंटर में नहीं थे, उनको उभारा और उन्होंने किस तरह से जो किस्मत है बीजेपी की उसको पलटा है। ये एग्जाम्पल है कि किस तरह से कोई एक नेता जो है वो पूरी पार्टी की किस्मत जो है चेंज कर सकता है। नैरेटिव भी वही लेके आए, बाकी सब चीजें भी वही लेके आए। इस पर आगे हम लोग बात करेंगे। इंटरेस्टिंग पॉइंट राहुल जी ने कहा। जरा छत्तीसगढ़ की 11 सीटों की और बात कर लें हम लोग। प्राची, 11 सीटों पर आज छत्तीसगढ़ सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग। चलिए, कम से कम 2 जगहों पर तो कोई दूसरा रंग हमको दिखाई दिया। राजनांदगांव और दुर्ग। कांग्रेस पार्टी, हमने इतनी सीटों की बात की, पहली 2 सीटें हैं जहां हमको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी को एज है, ये बताएंगे हमको भावेश की यहाँ कितनी कंफर्टेबल कैंडिडेट का जिक्र कर लेना चाहिए क्योंकि राजनांदगांव से भूपेश बघेल चुनावी मैदान में, जो जिक्र अभी कर रहे थे संजीव जी कि कोई बड़ा चेहरा जब चुनावों में उतरता है तो उसका असर देखने को मिलता है। तो कांग्रेस यहाँ पर लीड ले रही है। भूपेश बघेल यहाँ से चुनावी मैदान में है। दुर्ग से विजय बघेल बीजेपी के कैंडिडेट जो है वो हारते हुए नजर आ रहे हैं दुर्ग में। यहाँ पर भी कांग्रेस लीड ले रही है। रायपुर, महासमुंद, बस्तर, कांकेर और ऊपर की 4 सीटें ये अभी भी बीजेपी के पास। सौरभ जी, कोरबा का जिक्र जरूर करना। और ज्योत्सना महंत कैंडिडेट बनाई है कांग्रेस ने, पिछली बार भी जीती थी वो, वहां के भी हाल बताना आप प्लीज। देखिए, जो चर्चा हो रही थी अभी कांग्रेस लीडरशिप की, एक तो मैं समझता हूँ कि आप अन्याय कर रहे हैं। ये कह रहे हैं बार बार कि बीजेपी कांग्रेस की टक्कर है इन सीटों पर। टक्कर नहीं है, वो आमने सामने है, मुकाबला कह लेते हैं। आमने सामने है क्योंकि क्षेत्रीय दल वहां पर नहीं है। टक्कर इसलिए नहीं है क्योंकि जो सीटें आप देख रहे हैं उसमें से 200 में से 105 सीटें, 125 सीटें वो हैं जहां पर कांग्रेस नंबर 2 होकर भी 15 से 20% का मार्जिन है, 20% का मार्जिन है। तो इसलिए इसको टक्कर कहना थोड़ा सा अन्याय है, पहली बात। दूसरी बात, लीडरशिप को आपने कहा कि राहुल गांधी पर लगी हुई है। राहुल गांधी पर अगर कांग्रेस लगी हुई होती तो वो आज खड़े कर देते ना नरेंद्र मोदी के खिलाफ। भाई 1-1.5 साल से आपने जिक्र किया, 1.5 साल से राहुल गांधी पे काम किया, इन्वेस्ट किया, वो अच्छी बात है। तो क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो गए? अभी संजीव साहब ने जो जिक्र किया कि भाई नैरेटिव आज ये हो गया। नैरेटिव को याद कीजिए ना, 2004 से 2014 तक हिंदुस्तान का नैरेटिव डिफरेंट था। एक लेफ्ट वाला सेक्युलरिज्म और माइनॉरिटी और ये सब, उस नैरेटिव को 2014 में नरेंद्र मोदी ने बदल दिया। तो आज यदि राइट विंग का नैरेटिव बना हुआ है तो इस नैरेटिव को तो बदला जा सकता है ना। बिल्कुल, ये थोड़ी है कि अब ये नैरेटिव बन गया तो अब कोई मार्केट में कुछ होगा ही नहीं। ये भी कहता हूं कि अकेली जिम्मेदारी सिर्फ राहुल गांधी की नहीं, कांग्रेस पार्टी में और बड़े नेता होंगे। और दूसरा, मैं ये देखिए, कांग्रेस के बड़े नेता बहुत सारे हैं, ऐसा मत कहिए, क्योंकि सिद्धारमैया है, डीके सुरेश हैं, अशोक गहलोत हैं, भूपेश बघेल को आपने देख लिया कि राजनांदगांव में वो वहां पर दिखाई दे रहे हैं ताकत के तौर पर। तो वो सब लोग मिलकर कैसे कर सकते हैं, पहले तो ये तय करे कांग्रेस कि क्या वो कोई नैरेटिव बनाना चाहते हैं। नैरेटिव बदला तब जाता है जब आप अपना कोई नैरेटिव बना लें।
अभी मुझे लगता है कि कांग्रेस का अपना कोई नैरेटिव ही नहीं है। वो एक दिन कुछ ही नैरेटिव पर रहते हैं, एक दिन जनेऊ पहनते हैं, एक दिन कुछ नहीं पहनते हैं, एक दिन कुछ और कर रहे हैं। तो पहले वो नैरेटिव बना लें कि भाई ये नरेंद्र मोदी का जो नैरेटिव है राइट विंग का, इसके खिलाफ खड़ा होना। सर मैं एक दूसरी बात आपसे पूछना चाहता हूं। अभी राहुल जी ने जो कहा कि भाई 2009 जब भारतीय जनता पार्टी हारी तो बीजेपी हारी तो कांग्रेस जीती, तो बीजेपी के अंदर भी एक हताशा दिखाई देती थी। यशवंत सिंह बाहर चले गए, यशवंत सिन्हा नाराज दिखाई ठीक है, दे रहे। अब वो 10 साल आपको आइडिया नहीं है सौरभ कि 2012 में बीजेपी में कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था, आज की तरह ना, कांग्रेस की तरह। बिल्कुल। अब जरा तुलना कीजिए आप वो 10 साल बीजेपी के और ये 10 साल कांग्रेस पार्टी के, जब आप हाशिए पर हैं, जब आप लगातार चुनाव हार रहे हैं। क्या बीमारी वो है जो नरेंद्र मोदी बार बार बताते हैं, परिवारवाद? क्यों 2009 का चुनाव हारने के बाद जब बीजेपी लगातार पीछे हट रही थी या लगातार चुनाव हार रही थी, पार्टी के अंदर से चर्निंग होते हुए कैसे भी एक नेता ऊपर आया, नरेंद्र मोदी। हमने 2012 से ये चीज सुननी शुरू कर दी थी कि नरेंद्र मोदी सेंटर में आए। 2011 में जानता हूं कि बीजेपी में कोई तैयार नहीं था वहां पे चुनाव लड़ने के लिए, और उनको आइडिया ही नहीं था कि किस तरह से हम मैदान में जाएंगे। नरेंद्र मोदी अपने पार्टी के सिस्टम से ऊपर आए। आज वही हालत 10 साल कांग्रेस की है। क्या कोई नेता, क्या यह पॉसिबल है कि कांग्रेस पार्टी में कोई नेता राहुल गांधी के सामने खड़ा हो जाए या गांधी परिवार के किसी नेता को पीछे करके ऊपर आ जाए? क्या हो सकता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए ना मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आप भी जानते हैं, वो खुद मान लें, वो खुद तो माने, वो सोचते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मैं हूं, लेकिन ये पार्टी जो है उसका मालिकाना हक जो है, टाइटल राहुल गांधी जी के पास है, इसलिए वो हर चीज पर राहुल गांधी जी पे पूछते हैं। और राहुल गांधी जी कहते हैं कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बन गए तो आप देखिए। तो कम से कम उस चीज के लिए जो आपको मिली है जिम्मेदारी, उसकी ताकत को भी आप पहचानेंगे नहीं तब तक ये लड़ाई आसान नहीं होगी। देखिए, मैं आपको याद दिलाता हूं कि लालकृष्ण आडवाणी जैसा मैंने ऑर्गेनाइजेशन का आदमी नहीं देखा है, नेता नहीं देखा इतने अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन क्योंकि वो चुनाव नहीं जिता पा रहे थे, क्योंकि वो चुनाव जीत के नहीं आ पा रहे थे, तो बीजेपी के अंदर मंथन हुआ ना कि उनकी जगह किसी और को लेके आया जाना चाहिए। तो इसी तरह से मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस में भी ये मंथन होने की जरूरत होगी कि राहुल गांधी अगर चुनाव नहीं जिता पा रहे हैं, वो खड़ी नहीं कर पा रहे हैं पार्टी को, तो कौन है जो इसको कर सकता है? क्या ये हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? अगर पार्टी को रिवाइव करना है तो ये तो पॉसिबल। खेल सारा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का है ना। अच्छा, संजीव जी भी रविंद्र जी, संजीव जी, हम लोग आते हैं एक राज्य की सीटें और दिखा दे, फिर मैं आता हूं सर आप लोगों के पास। जी प्राची, पे क्लैरिफिकेशन देना जरूरी है। जो पहला सर्वे हमारा 5 मार्च को आया था, उसमें कांग्रेस सिर्फ 1 सीटों पे आ गए थे। अच्छा, तो कांग्रेस की 1 सीट बढ़ रही है। बिल्कुल। जो राजनांदगांव है, वैसे उन्होंने बहुत रिस्क लिया। ये रमन सिंह की सीट है, वहां पे उनके बेटे भी 2014 में सांसद थे और रमन सिंह वहां से विधायक भी है। ये बीजेपी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सीट है, उस पे भूपेश बघेल ने चैलेंज लिया है। वहां पे एक थी, मैं कह रहा हूं अभी भी बहुत टफ फाइट है, लेकिन उन्होंने चैलेंज लिया है और वहां पे शायद कांग्रेस निकाल ले। बीजेपी की लीडरशिप पे एक लाइन और बोल देता हूं सर, आपने जो राहुल ने जिक्र किया आडवाणी जी के बाद जिस तरह से चेंज हुआ, आप उससे पहले सोचिए 1984 में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर आ गई थी और अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा लीडर तो बीजेपी में आज तक कोई नहीं हुआ। उनको हटाकर वो लालकृष्ण आडवाणी को लेकर आ गए। ठीक है, अब ये परिवर्तन कांग्रेस कब करेगी, इस पर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन राजस्थान की आइए बात कर लेते हैं। राजस्थान की सीटें आखिर किसके साथ जा रही हैं? गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, यहां पर आइए आपको बताते हैं कि कौन सी सीट कौन जीत रही है। और देखिए यहां पर भी आपको क्लीन स्वीप नजर आएगा, यानी अभी तक जितनी सीटें हमने खोली हैं उसमें से सिर्फ 2 सीटें हैं छत्तीसगढ़ की, जहां कांग्रेस की मौजूदगी नजर आ रही है। बाकी राजस्थान में भी आपको सिर्फ और सिर्फ बीजेपी नजर आ रही होगी। ये वो स्टेट है जहां बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारने की कोशिश कांग्रेस ने की है, लेकिन वो बड़े चेहरे, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे अशोक गहलोत हो, वो अपने पैर पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं। और उसका रिफ्लेक्शन आप ये देखिए कि बीजेपी हर सीट पर जीतती हुई नजर आ रही है। तो राजस्थान हरियाणा से लगा हुआ ही राज्य है। अमित जी, बिल्कुल, देखिए ज़्यादातर जो सीटें हैं वो शेखावटी की आपने दिखाई हैं, और यहाँ पे आर्मी में बहुत लोग हैं राजस्थान के, तो निश्चित रूप से पिछली बार भी आपने देखा होगा कि 25 सीटें थी, 25 में से 24 बीजेपी ने जीती थी, और एक इनका सहयोगी जो दल था हनुमान बेनीवाल, एक उसकी सीट थी। तो कह सकते हैं कि सारी की सारी सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। तो अब भी देखा हमने विधानसभा चुनाव में, हालांकि विधानसभा चुनाव और राष्ट्रीय चुनाव का कोई ज़्यादा कनेक्शन होता नहीं, खासकर हरियाणा के संदर्भ में देखें या दिल्ली के संदर्भ में देखें, लेकिन राजस्थान का पैटर्न लगभग वही चलता है। तो यहाँ भी वैसे बीजेपी को एक बगावत का भी सामना करना पड़ा है। राहुल कस्वा चूरू से, तो मौजूदा सांसद हैं, वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उनकी वजह ये थी कि सीट बदल दी थी, तो कुछ समझ के ही बदली होगी
कि नयापन ताज़ापन लाएं। अभी एक बात और मैं थोड़ा सा राजस्थान से हटके जोड़ूंगा, बात कांग्रेस की चल रही है। तो हमने ये देखा है कि पहले 5 आम चुनाव क्लीन स्वीप किया कांग्रेस ने, और दूसरा चुनाव तो ये था अपना, उसमें 494 सीटों में से 371 सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी, लेकिन छठे चुनाव में जाके 1977 में कांग्रेस का सफाया हुआ था। उसके बाद आप आ जाइए 1984 में 415 सीटें जीत ली थी। कांग्रेस की जो मेंटलिटी है शुरू से वो ये रही है कि राज तो हमें ही करना है देश पे, और इन्होंने एक उसके लिए बड़ी अच्छी विधि खोजी थी शुरू में ही, आज़ादी के बाद ही, विपक्ष भी हम होंगे और विपक्ष भी हम होंगे। आप इस बात को समझिए कि हम भी विद्रोह करेंगे पार्टी में, और उस पर कोई सीरियस लेता नहीं था आला कमान, क्योंकि आला कमान खुद इसमें एक पार्टी होता था। भाई आप ये देखिए कि किसी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती थी तो मुख्यमंत्री दूसरे गुट का होता था, और पीसीसी चीफ यानी प्रदेशाध्यक्ष स्टेट का वो दूसरे गुट का होता था। वो दोनों एक दूसरे से लड़ते थे। इसमें क्या था कि असली विपक्ष को स्पेस नहीं मिलता था, वो अनसुना ही रह जाता था, वो बोलते रहे। लेकिन अखबारों में उस टाइम तो दूरदर्शन ही होता था, उसमें सुर्खियां यही रहती थी, कांग्रेस में बगावत, कांग्रेस से लड़ी, तो उसमें असली विपक्ष गायब था। दिक्कत ये है कि कांग्रेस की मेंटलिटी अब भी वही है। उन्होंने ये कैसे रहना है नहीं जानते। हाँ, हम भी पक्ष में रहेंगे, हम विपक्ष में रहेंगे, लेकिन अब तो खुद विपक्ष में है। अब उनका मुकाबला एक कॉर्पोरेट पार्टी से है। मैं तो ये कहूंगा कि कॉर्पोरेट पार्टी एक सिस्टम बना दिया नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद, जो भारतीय राजनीति में जो परिवर्तन आया है, तो कांग्रेस अब भी उसको नहीं समझ रही। अब देखिए, छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं। जैसे ये दूसरी यात्रा हुई, न्याय यात्रा, तो राहुल गांधी ने हमला बोला इस पे प्राण प्रतिष्ठा पे राम मंदिर की, कि ये गलत टाइम था, गलत मुहूर्त था, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन इन्हीं पार्टी के नेता हैं प्रमोद कृष्णन, हालांकि उनके अब रुख थोड़ा दूसरी तरफ है, तो उन्होंने ये कहा कि खुद तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये गलत है, मुहूर्त गलत है, लेकिन जब वो अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं तो उसमें तो पंचक लगा हुआ है जो 18 जनवरी तक चलेगा, और पंचक में कोई भी काम करना शुरू करना अशुभ माना जाता है, तो खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं। राहुल गांधी को पता भी नहीं होगा। जी तो लेकिन मैं राजस्थान पे जिक्र करना चाहूं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की आपने सारी सीटें बताई है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी बहुत कॉशियस है। अभी उन्होंने आधे से ज्यादा नाम अपने कैंडिडेट्स के नहीं डिक्लेयर किए। उससे पहले विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने कई एमपीज को, चाहे वो दिया कुमारी हो, चाहे राज्यवर्धन राठौड़ हो, उन सबको विधानसभा में उतार दिया। जयपुर जैसी सीट जो 100% श्योर सीट मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी की, उस पर भी कैंडिडेट के लिए इतना मंथन हो रहा है, जबकि वहां पर दोनों बार जो रामचरण वोहरा साहब एमपी रहे वो 5 लाख के करीबन बड़ी मार्जिन से जीते। तो वो पार्टी एक एक सीट पर बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फैसले करती है, उससे स्ट्रेटेजी तय होती है। जबकि राजस्थान 100% ही एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की स्टेट रही है, उसमें नागौर की सीट इतना कॉशियस रहती है। ये फर्क मैं आपको बता रहा हूं। उसमें हम पहले जिक्र कर चुके हैं, चुरू की सीट इतनी आसान नहीं होगी बीजेपी के लिए, वो कोई कांग्रेस की वजह से नहीं होगी, नागौर भी, लेकिन अपनी ही वजह से जो उनके जो राहुल कसवा हैं उनकी वजह से ये आसान नहीं रहेगी। अच्छा देखिए, हमने अब तक 86 सीटें आपको दिखाई हैं, 84 पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी लीड में हमको दिखाई दे रही है, यानी 84 सीटें बीजेपी अभी जीतने की परिस्थिति में हमको दिखाई देती है। कांग्रेस केवल 2 सीटों पर मजबूत दिखाई दे रही है। अगर हम अगले राज्य की भी बात कर लें प्राची, झारखंड की, तो पूरी 100 सीटें हो जाएंगी। अब हमारे पास उस सैकड़े का एक टैली होगी बात करने के लिए। ठीक है, आइए झारखंड की सीटें भी आपके साथ खोल देते हैं। यहां पर राजमहल की एक सीट है जो जा रही है खाते में कांग्रेस के, बाकी या इंडिया गठबंधन के कह लीजिए। बाकी जितनी भी सीटें हैं वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही होगी। देखिए, सिंहभूम तो काफी चर्चाओं में रहा, क्योंकि यहां जो सिटिंग सांसद कांग्रेस की थी वो भारतीय जनता पार्टी में गीता कोंडा शामिल हो गई, और उसके बावजूद सारी जो सीटें हैं वो बीजेपी के पास जा रही हैं। सिर्फ एक सीट है राजमहल की, यहां भी कमोवेश यही स्थिति नजर आती है। टैली आप देख लीजिए, 100 सीटें आपके सामने खोल चुके हैं। 97 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड ले रही है, यानी कि 97 सीटें हैं 200 में से अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी श्योर जीत सकती है। कांग्रेस सिर्फ 3 सीटें जीत सकती है। अभी 100 सीटें आपके सामने रखेंगे तो यह आंकड़ा आपको समझ में आएगा कि इस बार मार्जिन कितना होगा और कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ मोदी के सामने लड़ रही है या टक्कर दे रही है। और फिर आपको बता देंगे, आज हम आपको सर्वे दिखा रहे हैं, ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं उन सीटों का, उन राज्यों की सीटों का जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सीधे आमने सामने है।
उन्हें टक्कर नहीं कहेंगे, विजय जी ने कहा टक्कर में नहीं है, लेकिन आमने सामने है। मतलब यहां पर किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं है, या है भी तो वो बहुत एक आध राज्य के अंदर है। ये दोनों जहां पार्टियां केवल खुद ही एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं, वो 200 सीटें हम आपको दिखा रहे हैं। स्कोर आप देखिए, 100 सीटों का स्कोर 97 भाजपा और 3 कांग्रेस पार्टी। संजीव जी कुछ कह रहे थे सर? नहीं, मैं बस ये कह रहा था कि कई बार क्या हमारी एनालिसिस में हम उसको बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं। असल में सारा समय बदल गया है, विगत से कंपेयर करना बहुत अजीब सी बात हो जाती है कई बार, बिकॉज पूरी डायनेमिक्स, ग्राउंड रियलिटी ठीक है। शुरू में सब कांग्रेस थी, जब इंदिरा गांधी का जमाना था उसके सामने कोई नहीं टिकता था, कोई सी विचारधारा हो, दक्षिण पंथ, राइट पंथ, तो वो समय की बात है। 2004 से 14 पे ऐसा नहीं था कि कांग्रेस बड़ी स्ट्रांग थी। मेरे ख्याल से 2009 के अंदर 204 या 205 सीट ही थी उनकी, और उससे पहले वाले में तो 125-150 के आसपास सीट थी। तो ऐसा नहीं था कि कांग्रेस स्ट्रांग थी, बीजेपी कमजोर थी, विपक्ष कमजोर था, उसका लाभ कांग्रेस या यूपीए को मिल रहा था। अब पूरा विपक्ष कमजोर हो गया है। और दूसरा, ये कॉम्बिनेशन तो भारतीय राजनीति में कभी हुआ ही नहीं, जो 2012 से ले लें, जब से मोदी जी का उद्भव हुआ राष्ट्रीय मंच पे, वो कोई उनको जगह उनकी बनाई थोड़ी गई किसी ने, पार्टी ने थोड़ी सोच के उनको आगे लाया, उन्होंने तो खुद अपनी जगह बनाई। बिल्कुल बिल्कुल। नितिन गडकरी साइड में गए, राजनाथ साइड में गए, अडवाणी जी किनारे हुए, फिर आके मोदी जी जमे वहां पे। तो अब जो वो हिंदुत्व और विकास की जो एक ऐसी कॉम्बिनेशन बन गई है, जिसको विकास से थोड़ा कम संतुष्टि हो, उसके लिए फुल 100% एकदम ओरिजिनल खाटी हिंदुत्व चल रहा है, जिसको उससे लगता है कि अरे भाई कैसे हिंदुत्व की खाली बात से थोड़ी पेट भरेगा, उसके लिए विकास का एक पूरी डायनेमिक्स चल रही है। तो इसका तोड़ आसान नहीं है। सब पंडित बैठे, कोई उसका तोड़ बताए, तोड़ नहीं है इस समय कोई। तो सिवाय उसके जहां पे कि हिंदुत्व अगर जहां कमजोर होगा रिलेटिवली, वहां पे तोड़ होगी। तो उत्तर भारत और मध्य भारत के अंदर ये बहुत अभी बिल्कुल ग्राउंड सिचुएशन डिफरेंट है। इसको पहले के 70 साल, 75 साल, 60 साल वो सरकार, ये सरकार से तुलना करना ही बेमानी है, क्योंकि सारी की सारी ग्राउंड सिचुएशन बदल चुकी है। तो हम जो भी एनालिसिस करें उसको पास से संजीव जी, हिंदुत्व का आप जिक्र कर रहे थे, हिंदुत्व अगर इतना मजबूत है, इतना मजबूत कार्ड है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, तो कांग्रेस भी तो चलने की कोशिश करती है समय समय पर, चाहे चुनावों के दौरान मंदिर यात्रा हो। बस किसी के पास नहीं है मोदी के सामने। और बस एक चीज और, मुझे लगता है राजस्थान में 25 में 25 मुश्किल होगी चूरू की वजह से, क्योंकि चूरू की डायनेमिक्स बिल्कुल अलग हो गई है, बिल्कुल एक वो लोकल इलेक्शन में फंस गया है। नागौर चूरू नहीं, नागौर के लिए क्या सोचते हैं संजीव? हनुमान बेनीवाल। नागौर का मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस की क्लैरिटी नहीं हो पा रही है कि वहां से क्या हो रहा है। उनका अरेंजमेंट सेटल नहीं हो रहा है, कभी सेटल होता है, अब लगता है वापस टूट गया है। तो जो सुन रहा हूं, कोई विजय जी, मैं आपसे तो सीखता हूँ राजस्थान की राजनीति, तो ऐसे मत कहिए आप सब कुछ जानते हैं। चूरू में अगर आज वोट पड़ेगा, अब कैसे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, क्या होता है, चूरू में आज वोट पड़े तो बीजेपी हारी हुई है। अच्छा चलें, 100 सीटों की हम बात कर चुके हैं, और आइए आप जरा अगली 100 सीटों की हम लोग शुरुआत करें। अगली 100 सीटों में शुरुआत हम गुजरात से करेंगे, उसके बाद कर्नाटक की बात भी हम लोग करेंगे और राज्यों पर बढ़ेंगे। लेकिन ये देखिए, अब अगली 100 सीटों पर खाता बिल्कुल शून्य से फिर हम लोग शुरू करते हैं। पहली 100 सीटों का स्कोर आपने देख लिया, 97 भाजपा, 3 कांग्रेस पार्टी। सर्वे कह रहा है कि 97-100 में से भाजपा जीत सकती है, 3 कांग्रेस पार्टी। और अगली 100 सीटों की शुरुआत करते हैं फिर से शून्य से। ये 26 सीटें गुजरात की। अब मुझे ही हैरानी होगी अगर यहां पर खाता खुल जाएगा अगर कांग्रेस पार्टी का, तो बाकी जो सर्वे में दिखता है वो अलग बात है। चलिए ठीक है, कहीं सर्वे भी कुछ और ऐसा नहीं दिखा रहा है। कच्छ से लेकर वलसाड़ तक सारी की सारी सीटें प्राची आज इस बार भी पिछले 2 चुनाव की तरह भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को जाती हुई दिखाई देती। अब गुजरात में तो विपक्षी भी आश्वस्त हैं। अब जिस तरीके से रोहन गुप्ता ने अपने आप को बैकआउट किया है, वो एक बड़ा एग्जाम्पल है कि वहां किस तरीके का माहौल है। और जो कार्यकर्ता हैं विपक्षी पार्टियों के, वो भी जानते हैं कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को हराना शायद मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है, और इसीलिए वहां पर बहुत ज्यादा लड़ाई होती हुई नजर भी नहीं आती है। एक तरफ राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी मुश्किल से मुश्किल जगह अपने पैर जमाने की कोशिश करती है, दक्षिण भारत का एग्जाम्पल है, और एक तरफ कांग्रेस है जहां पर मुश्किल है, वहां पीछे हटती हुई नजर आती है।
देखिए, गुजरात तो खास तौर से ऐसे ही है जहाँ पे कांग्रेस जो है अपनी लीडरशिप जो है बना नहीं पाई है उस तरह से। जो भी वहाँ पे लीडर उभरते हैं वो या तो बीजेपी ज्वाइन कर जाते हैं या अलग हो जाते हैं। तो उस तरह से गुजरात का जैसे कहा जा रहा था कि गुजरात में कोई खास ऐसा कोई मुकाबला नहीं होगा, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ऐसा कोई मुकाबला नहीं होगा। आप बाकी आप कुछ कह रही थी, मैं ध्यान नहीं दे पाया, क्या बोल रही थी? मैंने ये कहा कि जो मुश्किल राज्य हैं वहां पर बीजेपी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करती है। दक्षिण में मेहनत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम देख रहे हैं, लेकिन उन जगहों पर कांग्रेस जहां मुश्किल है उसके लिए पीछे हटती हुई नजर आती है। ऐसा लगता है लड़ ही नहीं रही है। एग्जाम्पल गुजरात। देखिए, मैं आपको एक चीज और बोलूंगा कि बीजेपी के पास एक और स्ट्रेंथ है, वो है आरएसएस, जिसका संगठन बहुत बड़ा है और वो बिल्कुल धरातल पर अलग, मतलब देश के नुकन कॉर्नर हर जगह पर उनका संगठन जो है वो काम करता है। उससे भी कहीं ना कहीं बीजेपी को स्ट्रेंथ मिलती है। उसके बहुत सारे लोग बीजेपी में शामिल होते हैं जो राजनीतिक आकांक्षाएं रखते होते हैं, तो उससे मिलती है। दूसरा, वो लोगों को मोबिलाइज करते हैं और जो विचारधारा है बीजेपी की और आरएसएस की, वो एक जैसी विचारधारा के कारण भी जो मोबिलाइज हुए लोग होते हैं वो बीजेपी की तरफ मुड़ते हैं। तो ये एक बड़ी स्ट्रेंथ बीजेपी के पास जो है वो काडर की और आरएसएस की है, जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास नहीं है। तो जब आप बात करते हैं कि नए क्षेत्रों में किस तरह से बीजेपी जो है इनरोड्स बनाती है, वो पहले इनरोड्स जो बनाए होते हैं वो आरएसएस ने बनाए होते हैं। उसके बाद बीजेपी उस पर काम करती है, अपने नेताओं को वहां पे चुनती है या दूसरी पार्टियों से नेता लेती है और उसके बाद जो है वहां पर काम। राहुल जी, आप मुझे लगता है आप भी एग्री करेंगे, गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहां कांग्रेस पार्टी का आज भी बड़ा मजबूत तंत्र है। आज भी बड़ा मजबूत काडर। गुजरात का जिक्र कर रहा हूं, गुजरात में देखिए ना, आज हम लोग ने मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। गुजरात में तो अभी 17 के चुनाव में उन्होंने 77 सीटें जीती है ना, 99 पर रोक दिया, 99 पर रोक दिया था भारतीय जनता पार्टी को। इसका मतलब आप लड़ाई शिद्दत से नहीं लड़ रहे। और मैं इस बात को बताऊं, आप कोई भी इतिहास देख ले, पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए, हर नया विनर पिछले विनर को हरा के ही बनता है। अहमद पटेल का जाना भी बड़ी नहीं, अहमद पटेल का राज्यसभा चुनाव देख लीजिए। अहमद पटेल, मैं उस तरह से ये नहीं कहूंगा कि कोई वो मास लीडर थे नहीं, लेकिन रणनीतिकार थे। कांग्रेस के पास गुजरात में मास लीडर जैसा नहीं, 77 सीट से आप कहां पर पहुंच गए अगले चुनाव में? तो इसका मतलब आप शिद्दत से लड़ नहीं रहे। आप कर्नाटक में भी जीते हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग जगह नहीं। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी को हरा, कर्नाटक, हिमाचल भी जीते हैं, हिमाचल भी जीते हैं, तो वो बात नहीं है। लेकिन हिमाचल में एक फायदा था कि हिमाचल में आपके पास लीडर्स हैं। आपके वीरभद्र सिंह के बाद उनकी पत्नी लीडर हैं, उसके बाद वहां पे बाकी सुक्खू जो है छत्तीसगढ़ में कोई लीडर नहीं था, भूपेश बघेल बने ना लीडर। छत्तीसगढ़ भी भारतीय जनता पार्टी 15 साल वहां रही है, भूपेश बघेल खड़े हो गए। तो इसलिए ये मानना कि नहीं अब इनको हराया ही नहीं जा सकता, आप लड़ना ही नहीं चाहते शिद्दत से, तो फिर किस बात की बहस हो रही है इस पर? नहीं, वो ठीक है, मैं यही बोला ना कि मोबिलाइज करने के लिए भी कोई चाहिए। आपको पार्टी को मोबिलाइज करने के कोई तो चाहिए जो कि जिसके जो सब बैठे हैं वही तो लोग हैं। अगर अलग से कहां से लेकर आएंगे? भावेश जी को थोड़ी लेकर जाएंगे तमिलनाडु में? देखिए, और मैं कहां से बताता हूं कैसे आएंगे। तमिलनाडु में अगर अन्नामलाई को आप लेके आए तो अन्नामलाई मोबिलाइज कर रहे हैं वहां पे, तो आप एक लीडर बना रहे हैं वहां। तो रेवंत रेड्डी आए ना कांग्रेस में। अच्छा, गुजरात में सारे एक्सपेरिमेंट करके देख लिए ना, हार्दिक पांड्या से लेकर पता नहीं कौन, तो उनको रख नहीं पाए, सब करके देख नहीं रख नहीं पाए ना, उनको सस्टेन नहीं किया। वही मैं कह रहा हूं ना कि आप लड़ाई लड़ नहीं रहे और आप कह रहे हैं बीजेपी को नहीं हराया जा सकता। एक्सपेरिमेंट हार्दिक पटेल, माफ कीजिएगा, हार्दिक पांड्या नहीं, हार्दिक पटेल, माफी चाहता हूं, हार्दिक पटेल जी। संजीव जी, मैं तो कह रहा हूँ भाई एक पहलू ये भी तो है ना, आप कांग्रेस जो भी एक्सपेरिमेंट करे उस पूरी लैब को ही बीजेपी अपने में शामिल कर लेती है थोड़े दिन में। तो एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, क्या संजीव जी का कनेक्शन जो है वो टूट गया। चलिए, इस बीच हम लोग कर्नाटक की सीटों की बात कर लेते हैं। कर्नाटक की ये सीटें आपके सामने 28 सीटें अब आने जा रही हैं। 25 सीटें थी और एक सीट सहयोगी की थी, तो 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। लेकिन इस बार लग रहा है कर्नाटक में नुकसान उठाना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। 2019 की तुलना में आप देखिए तो आपके सामने 4 और 6 सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। मतलब भाजपा 22 सीटें जीतने की पोजीशन में दिख रही है, 6 सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। और इससे एक चीज और साफ होती है प्राची, ये आपने जेडीएस की सीट को हरा कर दिया है। हासन और मांड्या तो जेडीएस की सीट, हरा और गहरा हरा, हरा और गहरा इसको भगवाई करना चाहिए कायदे से, क्योंकि बीजेपी के साथ 24 एनडीए, 4 कांग्रेस पार्टी। मतलब अगर आप स्टेट में मजबूत होते हैं या अगर आप सत्ता में आते हैं तो कुछ फर्क पड़ता भी है, वो इससे साफ दिखाई दे रहा है। भावेश, फर्क तो जरूर पड़ता है, लेकिन देखिए अब कर्नाटका का इतिहास रहा, बीजेपी 2004 के बाद वहां पे कम से कम 16 सीट जीती है किसी भी लोकसभा चुनाव में।
तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए एक्स फैक्टर होता है, वहाँ पे जो लोग कहते हैं ना साउथ और नॉर्थ का जो एक फैक्टर होता है कि साउथ में बीजेपी के लोग पसंद नहीं करते। कर्नाटक के अलग डायनामिक्स है कि वहाँ पे लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भरपूर वोट मिलता है। नहीं, आपने साउथ में 16 सीटें जीत सकती है, तो कांग्रेस इस बार क्यों नहीं रोक सकती? 16 सीटों पर उसकी सरकार है, बताइए। अब क्यों नहीं रोक सकती वो तो कांग्रेस जाने, मैं कोई कांग्रेस का तो स्ट्रेटजी नहीं बनाता हूँ। 16 कहा तो 16 पर रोक सकती है, मतलब कांग्रेस के पास ये एक मौका है। मैं ये बात कह रहा हूँ, कांग्रेस क्यों नहीं करेगी? ये लड़ाई की बात है। मैं इसको चिंता ये है कि देखिए क्या और बात करें, मैं आपको एक छोटा सा बात होती है कि कांग्रेस क्या करे। देखिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। 2014 में एक अरुणाचल प्रदेश के चुनाव को देख लीजिए, उसके बाद से कांग्रेस की सरकार है जो विधानसभा चुनाव के बाद कोई भी सरकार रिपीट नहीं होती है। कांग्रेस चुनाव जीती है, ऐसा नहीं चुनाव जीती नहीं। आप 2018 में 3 राज्यों में चुनाव जीती, अभी चुनाव हिमाचल में, कर्नाटका में चुनाव जीती, तेलंगाना में जीती, लेकिन कांग्रेस की सरकारें रिपीट नहीं होती। क्यों नहीं होती? कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है सरकार में और जनता के बीच में। जो डिलीवरी होना चाहिए वो शायद नहीं हो पा रही। देखिए चुनाव जीतना मतलब होता है दिल जीतना। कांग्रेस यहाँ पे चूक रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास यही एक सबसे बड़ा तरीका है, वो चुनाव जीतते हैं, लोगों का दिल जीतते हैं, और इसलिए बड़े से बड़े उन्होंने एक अपने लिए जो टारगेट रखा उसकी तरफ देखते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। देखिए रिपीट नहीं करती, 2004 और 2009 रिपीट ही था। तो मैं और फिर कर्नाटक और हिमाचल तो हारी है ना बीजेपी। अगर विधानसभा चुनाव में रिपीट करने वाली है तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट था इस बार जिसमें सभी जो सर्वे थे, सभी जो राजनीतिक पंडित थे वो कह रहे थे कि कांग्रेस रिपीट करेगी और अच्छे तरीके से रिपीट करेगी। लेकिन दिक्कत वही रही कि मुख्यमंत्री और जो उप मुख्यमंत्री जिनको लास्ट में बनाया, तो उनके बीच में सदा लड़ाई रही शुरू से, और कांग्रेस ने कभी उस पर ये नहीं कहा कि मिट्टी डालो इस पे, तुम एक हो जाओ। वही पक्ष भी हम, विपक्ष भी हम, विपक्ष को असली को स्पेस नहीं देना। तो ये बड़े फैक्टर रहे हैं ये। अच्छा एक बार जरा आप नजर और डाल लें पहले। अब जो हम 100 सीटें आपको दिखा रहे हैं ये उनमें भी भारतीय जनता पार्टी जो हाफ सेंचुरी के हाथ लगा चुकी है, यानी सर्वे में 50 सीटें जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है। 4 पर केवल कांग्रेस पार्टी। 54 सीटों की हम लोग बात करें, अगर ये अगले 100 में हमने आपको जो अभी तक की 54 सीटें दिखाई हैं, और अगर जीतनी है कांग्रेस को 5 सीटें जीतनी 2019 का रिकॉर्ड के लिए भी, 2019 के रिकॉर्ड के लिए भी 5 सीटें और अभी जीतनी बाकी। बिल्कुल ठीक है आपने। 2014 में 200 में 20 सीटें जीती थी। 154 सीटें, 200 में से 147 भारतीय जनता पार्टी हमें जीतती हुई दिखाई दे रही है आज की परिस्थितियों के अंदर, और केवल 7 सीट कांग्रेस पार्टी जो है वो अच्छे से लड़ रही है, यानी जीतने की पोजीशन के साथ लड़ती हुई हमको दिखाई दे रही है। बिल्कुल ठीक कहा। अभी तो कांग्रेस पार्टी को आने वाली बची सीटों में पहले 2019 का जो 19 का कह रहा हूं, 14 में तो ज्यादा 19 का जो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड जो नंबर था उस तक पहुंचना होगा, 9 सीटों तक। 9 सीटों तक। देखिए आगे की हम सीटों पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात जो निकल कर आ रही थी विजय जी कि बार बार भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की तरफ से भी दोष दिया जाता है, विपक्षी दलों की तरफ से दोष दिया जाता है कि ये हमें तोड़ते हैं। आज भी जैसे झारखंड में हुआ, सीता सोरेन जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। तो क्या इसमें बार बार बीजेपी को दोष देना ठीक है, या अपने अंदर भी झांक कर ये देखना होगा कि हमसे लोग छूटकर जा क्यों रहे हैं? ये तो सवाल ही गलत है ना, क्योंकि बीजेपी को दोष देने का कोई मतलब ही नहीं है इस बात को। मैं आपकी पार्टी, आपका संगठन, आपके लोग आपके साथ नहीं जुड़े हुए हैं, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा खुद को इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि किस तरह से हो रहा है। वो तमाम तरीके की बातें जिसके लिए आप कहें डर है, ईडी है, सीबीआई है, या पैसा है, या पावर है, ये सब चीजें तो 70 साल 60 साल कांग्रेस के पास रही है ना। भारतीय जनता पार्टी के 50 नेताओं के 25 नेताओं के नाम बताइए जो चले गए हो कांग्रेस सरकार के वक्त में बीजेपी से। इसका मतलब आप संगठन को, अपनी पावर, अपने घर को ठीक नहीं रखेंगे ना, तो दूसरा आदमी तो हमेशा तोड़ना ही चाहता है। उस पर दोष दे लीजिए कितना भी, आप मान लीजिए, मैं उसके दोष को मान लेता हूं भाई वो दोष दे रहे हैं, लेकिन वो क्या, उनके लिए क्या दिक्कत है? आप क्यों नहीं तोड़ पा रहे? और नहीं तोड़ पा रहे, कम से कम अपना घर तो संभाल कर रखिए ना। अब आपने सीता सोरेन की बात की, अभी प्रतिभा जी की बात कीजिए। प्रतिभा सिंह वहां पर चली गई है मंडी से, 1 सीट आपने बाई इलेक्शन में जीती थी हिमाचल में। अभी तक हम आपके सामने इस सेगमेंट में 100 सीटों का आंकड़ा रख चुके हैं। 100 सीटों की बात पहले कर चुके हैं और अब हम 54 सीटों की बात कर चुके हैं, और जो टोटल टैली है 154 सीटों की अभी तक हम बात कर चुके हैं। 147 पर बीजेपी जीत सकती है और कांग्रेस 7 सीटें जीत सकती है। आइए बात अब तेलंगाना की कर लेते हैं। तेलंगाना वो राज्य है जहां बीजेपी को भी उम्मीद है, और इस राज्य में हाल ही में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई है, विधानसभा के चुनाव जीते हैं। तेलंगाना के आइए आंकड़े आपके सामने खोल देते हैं। यहां आपको कांग्रेस का रंग ज्यादा नजर
आएगा और टैली में आपको बदलाव नजर आएगा। अब 13 पर कांग्रेस हो गई है, यानी कि 2019 में 9 सीटें कांग्रेस ने जीती थी इन 200 सीटों में से, उससे तो अब थोड़ी सी आगे बढ़ गई है कांग्रेस। 13 सीटों पर कांग्रेस जीत सकती है तेलंगाना के ये सीटों को खुलते ही। 17 सीटों वाला राज्य है तेलंगाना और यहां कांग्रेस पार्टी अच्छा स्कोर कर रही है, बल्कि बहुत अच्छा स्कोर कर रही है। अगर आप देखें इन सीटों में अगर शुरुआत हम लोग करें तो आदिलाबाद से जो भारतीय जनता पार्टी के पास जाती हुई दिखाई दे रही है, पेडापल्ली कांग्रेस, करीमनगर भाजपा, निजामाबाद भाजपा, जहीराबाद कांग्रेस पार्टी, बीआरएस एक सीट मेडक की निकालती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा चेवल्ला की सीट, हैदराबाद की सीट एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा मलकाजगिरी, नागर कुर्नूल, नालकोंडा, भोंगीर, वारंगल और महबूबाबाद ये सारी सीटें कांग्रेस पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। भावेश, अचानक से कांग्रेस का ग्राफ जो है, टैली जो है, काफी बड़ी है। तेलंगाना मतलब कांग्रेस के साथ। देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद जो वहाँ इलेक्टोरल डायनामिक्स जो बदला, उसमें बीआरएस की जितने भी वोटर्स हैं उसमें एक तरफ कांग्रेस के पास शिफ्ट हो रहा है, जो सेकुलर वोट, जिसमें खासकर जिनके माइनॉरिटी वोट बैंक रहा करता था, वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रही है बीजेपी को हराने के नाम पे, और जो शहरी क्षेत्र के आसपास के जो वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसलिए देखें, बीजेपी को भी फायदा है। इन 5 सीटों के अलावा 2-3 और सीटें जहाँ पे बीजेपी ठीक ठाक फाइट में है, हालांकि अभी बहुत पीछे है, लेकिन बीजेपी शायद आगे आने वाले कैंपेन जब आगे बढ़े तो शायद बीजेपी कुछ अच्छा कर सकते हैं, जिसमें एक नगर कुल्लू की भी सीट है, जहाँ पे एक बीआरएस के रिसेंटली सांसद ने इस्तीफा देके बीजेपी ज्वाइन किया, उनके बेटे को बीजेपी ने टिकट दिया है। तो शायद बीजेपी के लिए भी एक अच्छी सिचुएशन है कि वहां पे अधिकतर सीटों पे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो, तो बीजेपी के लिए भी एक आइडियल सिचुएशन है। कांग्रेस के लिए एक आइडियल सिचुएशन इसीलिए कि कांग्रेस वहां पे बहुत कांग्रेस को श्रेय जाता है इस राज्य को बनाने के लिए, तो कांग्रेस पहली बार एक लीडिंग पोजीशन रोल में यहाँ पे दिखा रहा है, और कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात, वोट बैंक कांग्रेस का रहा है यहाँ पे। कांग्रेस पिछली बार भी वोट बैंक अच्छा लेके आई थी, लेकिन इस बार चूंकि बीआरएस बहुत ही उनका मोरल डाउन है चुनाव हारने के बाद, बहुत सारे नेता उनको छोड़ के जा रहे, तो कांग्रेस के लिए, और रेवंत रेड्डी बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं वहाँ पे, तो संभव है कि कांग्रेस के लिए यहाँ पे एक बहुत ही इलेक्टोरल गेन दिख रहा है। 5 सीटें आप बता रहे हैं, आपका सर्वे बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। 4 से बढ़कर 5, 2019 में 4 थी, उससे बढ़कर 5 सीटें। ये हमारा सर्वे का असेसमेंट है जो भावेश ने सर्वे किया। एक चीज मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि बीजेपी के एक बहुत सीनियर लीडर ने तेलंगाना को लेकर के अपना असेसमेंट, ऑनेस्ट असेसमेंट दिया है। उनका कहना है कि हम हर हाल में डबल फिगर में तेलंगाना में आपको सीटें जीतते हुए दिखाई देंगे। तो यानी बीजेपी को बड़ा इस बात पर बड़ा विश्वास है कि तेलंगाना में वो होगा जो लोगों को चौंकाएगा। जैसे हम लोग दक्षिण में तमिलनाडु में भी बात कर चुके हैं कि वहां खाता खुल सकता है, केरल में भी खुल सकता है। अगर डबल फिगर में तेलंगाना में बीजेपी आती है तो वाकई में ये आश्चर्य वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल सर्वे में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। 5 सीटों पर बीजेपी अच्छा करते हुए दिखाई दे रही है। संजीव जी का एक कॉमेंट तेलंगाना के ऊपर। कांग्रेस कितनी सीटें, तो कोई इतनी से बोला ही नहीं कांग्रेस को कितनी सीट्स मिल रही हैं। सर 16 पे आ गई टोटल। नहीं 17 में से 17 सर 5 जो है बीजेपी है, मतलब, और एक हैदराबाद की सीट है। 9 सीटें। आप 9 बोल रहे हैं? 9 सीट्स। 9 सीट जीत सकती है कांग्रेस पार्टी, अभी सरकार बनी है। देखिए, बात यह है कि वहां पे बीजेपी बहुत स्ट्रांग हुई है इस इलेक्शन में। बीआरएस जैसे जैसे अप्रासंगिक होगी, और जैसे आज जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं दिल्ली में कविता के साथ कि उन्होंने कोई हलफनामा पेश किया है, वापस ले रही है शायद केस, ऐसी चर्चा सोशल मीडिया पे, तो आने वाले समय में बीआरएस और बीजेपी और क्लोज होंगी, और उसका लाभ भी कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि बीआरएस और बीजेपी क्लोज है। इसका लाभ कांग्रेस को असेंबली इलेक्शंस में भी मिला कि कविता के अगेंस्ट एक्शन नहीं हो रहा, ये सब नहीं हो रहा। तो वहां पे फिर क्लियर जब डायरेक्ट फाइट होगी, चूंकि एक माइनॉरिटी वोट है, रेड्डी वोट सबसे डोमिनेंट पॉलिटिकल कास्ट है, वो रेवंत रेड्डी की वजह से कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, मुझे लगता है कम से कम 9 सीटें आएंगी कांग्रेस की, ज्यादा भी आ सकती है एक आध। आपने तो बीजेपी के लीडर का अनऑफिशियल असेसमेंट बताया, मुझे लगता है कांग्रेस भी यहाँ डबल डिजिट में जा सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक बार हम लोग, क्योंकि सीटें कम बची हैं तो बाकी सीटें भी, समय भी कम है, सीटें सारी कर देता हूं, उसके बाद आप। जी अच्छा। देखिए, बड़ा वहां पे जो बीजेपी का असेसमेंट है वो बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि देखिए, चाहे वो बीआरएस है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो एमआईएम है, ये सारे जो है मुस्लिम वोट्स को वहां पे टारगेट करते हैं, और अगर मुस्लिम वोट वहां पे उस तरह से बटा इन सब में, तो मुझे लगता है वहां पे बीजेपी को बहुत फायदा हो। जो असेसमेंट बीजेपी कर, बीआरएस की सीट आपने
मेडक जो है बीआरएस को दी है। मेडक और चेबला। उनका सर बाकी सीटें भी एक बार देख लें, कम ही सीटें बची हैं उन पर, उसके बाद हम लोग ओवरऑल 200 सीटों पर क्या टैली दिखाई दे रही है उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। सीधे उत्तराखंड की सीटें इसके अंदर शामिल हैं, इसके अलावा असम की सीटें इसमें हैं, देख लेते हैं जम्मू कश्मीर की सीटें, गोवा की सीट, अरुणाचल की सीटें भी इसमें शामिल हैं। सारी सीटें अगर एक बार हम लोग दिखा सकें तो देखिए धीरे धीरे आप ऊपर स्कोर कार्ड जो है बढ़ता हुआ देखेंगे दोनों पार्टियों का। जो नेक्स्ट 100 है उसमें 74 पर भाजपा आ चुकी है, 14 पर कांग्रेस, 76 भाजपा बढ़ रही है, 77 हो गया, कांग्रेस 17 पर भी अभी है, 17 पर ही है अभी। ये देखिए तो अब यह आपके सामने अगली जो 100 सीटें थी उनका सर्वे आ चुका है। इन 100 सीटों में 79 सीटें भाजपा जीत रही है हमारे हिसाब से आज के हालात में। 17 कांग्रेस पार्टी, 4 अन्य दल जीत सकते हैं। 20 हो गई ना कांग्रेस की, 20 हो गए। 2019 वाला अगले नेक्स्ट 100 2014 वाला जो आप ऊपर, जी हाँ बिल्कुल, पूरी 200 अगर आप देखेंगे तो उसमें 20 सीटें, पूरी 200 में 20 है, यानी 2014 में जो थी इन 200 सीटों में जहां बीजेपी कांग्रेस आमने सामने थे 2014 में, लेकिन उसमें बीजेपी अपनी सीटें बढ़ा रही है। 171 भाजपा जीती थी उस टाइम पर, बाकी और दलों को सीटें गई होंगी। जी हाँ, 5 सीटें बीजेपी की बढ़ गई हैं, कांग्रेस वहीं की वहीं है जहां 2014 में थी और 2019 की तुलना में बेहतर कर रही है, यानी 11 सीटें ऐड कर रही है कांग्रेस पार्टी अपनी टैली में। यानी बाकी लोग साइड लाइन हो रहे हैं, बाकी दल या इंडिपेंडेंट रहे होंगे तो वो लोग अलग हो रहे हैं। जी देखिए वो दक्षिण गोवा का बता पाएंगे, क्योंकि दक्षिण गोवा कांग्रेस का यहाँ प्रभाव है, तो क्यों यहाँ पे ऐसा चेंज हो रहा है, ये थोड़ा देखने वाली बात है। देखिए नॉर्थ गोवा बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, साउथ गोवा की जिस तरह बात करें वहाँ पे क्रिश्चियन वोट है वहाँ पे एक, और अच्छा खासा एक बार फ्लिप होता है वो सीट, एक बार बीजेपी जीती, एक बार कांग्रेस जीती। पिछली बार कांग्रेस जीती थी और बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। देखिए गोवा में जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत कम मार्जिन वाला होता है, 20,000, 25,000, 30,000 वाली सीटें होता है। जब आप पिछले विधानसभा चुनाव के बाद वहाँ का जो एक देखेंगे कि कांग्रेस के तरफ, कांग्रेस से जिस तरह सारे विधायक लगभग इधर आ गए, तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बात यही है कि वहाँ साउथ गोवा में कांग्रेस के लिए कोई लीडरशिप बची नहीं है। वहां पे आप देखेंगे जिस तरह वहां पे बीजेपी ने जिस तरह वहां पे काम भी किया, साउथ गोवा में बीजेपी बहुत स्मार्टली काम भी करी है। वहां पे जो क्रिश्चियन मिशनरी है उन सबको अपने साथ जोड़ते हुए भी काम करिए, बहुत सारे विधायक उन्होंने अपने साथ जोड़ा है, तो वो बीजेपी के लिए एक बहुत फायदेमंद चीज है कि वो साउथ गोवा में भी अपने लिए एक बहुत सक्सेस देख रही है। और कोई मतलब ये अचंभित करने की बात है, बीजेपी वहां अल्टरनेट, जैसे मैंने कहा ना 2014 में बीजेपी जीती थी वहां पे, 2019 में हार गई थी, तो बीजेपी एक बार वहां जीतती रही है वहां पे। ठीक है सर, विजय जी मेरा सवाल यह है कि अगर 200 सीटों में बीजेपी 176 सीटें जीतने की हालत में है, तो जो बाकी बची हुई 343 सीटें हैं, क्या इसमें कुछ सोचने वाली बात है कि नरेंद्र मोदी उनमें से इतनी सीटें ले आएंगे कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाए? 200 सीटों में अगर ये स्ट्राइक रेट 200 सीटों में 176 से वैसे ही अपने आप इतनी बड़ी एज मिल जाती है, इतनी बड़ी लीड मिल जाती है कि उसके बाद तो केवल आपको 100 सीटें चाहिए ना यदि प्रधानमंत्री बनाना है, तो 300 सीटों में से 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बल्कि ये बहुत आसान काम है। इसको मतलब इस पर सवाल करना भी थोड़ा सा अजीब लगेगा कि अभी इस पर बात की जाए कि 300 में से 100 सीटें नहीं आएंगी भारतीय जनता पार्टी के पास। और लेकिन कांग्रेस ने जो टैली में इंप्रूवमेंट दिख रहा है वो बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, जो मुझे दिख रहा है कि लग रहा था कि आप बार बार बात करते हैं कि 100 सीटों तक कांग्रेस पहुंच सकती है, क्या वो 100 सीटों पर कांग्रेस पहुंचती हुई मुझे अगली 300 सीटों में भी नहीं लग रही, यानी 80 सीटें कांग्रेस को मिले अगली, बाकी लगभग 350 सीटों में 80 सीटें, हाँ 80 कांग्रेस सीटें पार्टी को हैं। इसका आप ऐसे आसार आपको दिखाई नहीं ऐसा देते? मुझे नहीं लगता। अरे इसमें तो अभी यूपी शामिल नहीं है, हाँ। यूपी की हम लोग लगातार बात कर चुके हैं, सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि बीजेपी वहां बहुत अच्छा कर रही है। 70 सीटें 60 सीटें मान लीजिए, 62 भी मान लें जो अभी है, तो भी आपका फिगर बदल जाएगा एकदम ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस को 80 सीटें लाना भी अभी मुझे मुश्किल लगता है 350 सीटों में। अब 20 सीटें कांग्रेस जीत रही है। जी संजीव जी बात पूरी कर लीजिए और इस बात का भी जवाब दीजिए कि ऐसे सूरत हाल में कांग्रेस कैसे रोकेगी या कैसे संभव है भारतीय जनता पार्टी को रोकना, जो दावे कांग्रेस भी करती है और पूरा इंडिया गठबंधन करता है? देखिए वो तो उनके दावे हैं, मेरे ख्याल से कांग्रेस का पहला जो रियलिस्टिक टारगेट है वो तो इतनी सीटें लाना है कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन या ऑपोजिशन पार्टी का उन्हें स्टेटस मिल जाए पार्लियामेंट में, जो उनको नहीं मिल पा रहा अभी ऑफिशियली। तो फर्स्ट टारगेट तो उनका 60 के आसपास रहेगा, 55 और 60 के बीच में। मेरे ख्याल से वो उनका पहला रियलिस्टिक टारगेट है। और देखिए आपका आज का जो सर्वे है वो सब मतलब इससे थोड़ा थोड़ा हैप्पी हो सकते हैं। अब कांग्रेस एंड कंपनी की तो एक्सपेक्टेशंस इतनी लो है कि वो इसी बात से हैप्पी हो जाएंगे कि हमने चलो 2019 से ज्यादा ले लिए, डबल कर दिया 2000, और बीजेपी इस बात से हैप्पी हो जाएगी कि हमारे 2014 से ज्यादा हो रही है, या
2019 से कम हो रही है ना बीजेपी की इसमें बीजेपी टैली। की कम हो रही है। 19 से या कम हो 19 रही से कम हो रही है, 19 185 से 176 अरे 9 सीटें कम हो रही है। 14-19 के फेर में आपने अच्छा उलझा दिया सबको, बट कुल मिला के बीजेपी क्लियर बढ़त बनी हुई है बीजेपी की। देखिए सिर्फ मुद्दा ये है कि जो ये नैरेटिव चलाया हुआ है अब की बार 400 पार, ठीक है 9 सीटें तो यहां पर कम हो गई राहुल जी। अब बीजेपी जो टारगेट लेकर चल रही है 400 पार का, संजीव जी की बात को ही अगर आगे बढ़ाएं, 9 सीटें यहां पर बीजेपी कम कर रही है, तो क्या ये एनडीए के लिए पॉसिबल है 400 का टारगेट? देखिए अब जो आगे राज्य आते हैं उसमें राज्य आते हैं पश्चिम बंगाल, उसमें एक बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जैसे हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में बिहार बहुत अच्छा, बिहार है, महाराष्ट्र, हाँ उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा बीजेपी करेगी। बिहार में ये है कि जो पिछला उनका जो फिगर था शायद वो जो है बीजेपी उस तक ना पहुंच पाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी को वहां पे बहुत ज्यादा कोई झटका लगेगा। अब पश्चिम बंगाल की बात आती है, हम मान रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में उसकी सीटें 1-2 बढ़ेंगी ही, पहले से 18 थी अब 20-21 के आसपास जाएगी। अब महाराष्ट्र का एक वो है कि महाराष्ट्र में इस बार चुनाव कैसा होता है, क्योंकि जो पार्टनर्स हैं वो 2 टूटे हुए पार्टनर्स हैं, मतलब या टूटे फूटे पार्टनर्स हैं, तो अब उसमें कितना बीजेपी कर पाती है। मैक्सिमम सीटें बीजेपी कोशिश करेगी लड़ने की, 35-35 के आसपास लड़ने की कोशिश करेगी। वहां पे भी ऐसा लगता है कि उतना फिगर एनडीए का नहीं जाएगा, लेकिन बीजेपी का ठीक ठाक वहां पे जो है वो इसमें सर मतलब मैं आपको ये बता सकता हूं, मैं तो हमने जो सर्वे किए हैं भावेश और इंडिया टीवी ने मिलकर के, उसी के आधार पर मैं कह सकता हूं अगर यूपी में जो सर्वे बता रहा है वो आ जाए 70+, 75+ जो सर्वे बता रहा है, संजीव जी भी अक्सर कहते हैं कि वो बहुत मुमकिन है, तो ऑलरेडी बीजेपी 250 सीटें पहुंचती है। और पिछली बार जो बिहार की परफॉर्मेंस थी 39 सीटों की, उसका आधा भी अगर एनडीए कर लेता है तो देखिए आप 272 का तो कोई आंकड़े पे बहस ही नहीं है ना। बार बार भ्रम फैलाते हैं, ये डिबेट ही नहीं हो रही कि 272 की तो डिबेट ही नहीं है ना, वो तो हो ही जाएगा। डिबेट है कि 400 पार होता है कि नहीं। आप बधाई दे दीजिए ना मोदी जी को फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की। नहीं, ये तो भावेश ने दे ही दी है, और वो तो 272 की डिबेट ही नहीं हो रही है। मेरे ख्याल से कोई भी डिबेट इस पर नहीं कर रहा कि 272 आएंगी कि नहीं आएंगी। डिबेट है कि 400 पार होती है कि नहीं होती है, उसको लेकर बड़ा मुद्दा है। असली डिबेट इस पे होनी चाहिए। सिर्फ जो मुझे लगता है, जो मेरे दिमाग में कौतूहल है कि क्या बीजेपी 2019 को बेटर करती है, क्योंकि 2019 में इलेक्शन से पहले बड़ा गेम चेंजर ऐसा माना जाता है कि पुलवामा था। इस बार वैसा कुछ नहीं है, राम मंदिर वगैरह का प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी वगैरह पुरानी हो गई, विपक्ष थोड़ा और भी बिखरा हुआ नजर आ रहा है रिलेटिवली। तो क्या एक्चुअली पिछली बार की टैली से ऊपर जाती है बीजेपी की? नहीं, मेरे लिए तो सिर्फ वो कौतूहल का प्रश्न है। एक लाइन में जोड़ना चाहता हूं संजीव जी, मैं आपको और दर्शकों को यह कह सकता हूं कि आपका कौतूहल इंडिया टीवी अगले 2 दिनों में शांत कर देगा। लेकिन एक चीज मैं जोड़ दूं, संजीव ने बालाकोट 2 दिनों में आपको ये पता चल जाएगा जो आप कह रहे थे कि ये 303 का फिगर बीजेपी आगे इसको ब्रीच कर रही है कि नहीं कर रही है। एक चीज मैं जोड़ दूं, संजीव ने बालाकोट की बात की, पुलवामा बालाकोट की। बालाकोट से बीजेपी को फायदा नहीं हुआ, उसको 6% वोट बढ़ गए, लेकिन सीट सिर्फ 20 बढ़ी, इसलिए इसको भी थोड़ा सा क्लियर रखना चाहिए। अच्छा, आज इतना ही। जैसा मैंने कहा, कल हम आपके पास जब आएंगे तो हमारे पास कुछ सर्वे का कुछ और राज्यों के आंकड़े होंगे, उसमें हमको पता चलेगा। आज हमने बात की बीजेपी कांग्रेस के राज्यों की, हम बात करेंगे बीजेपी और क्षेत्रीय दलों के राज्यों की। कांग्रेस के सामने तो बीजेपी अच्छा करती है, लेकिन वो क्षेत्रीय दल जिनसे बीजेपी अभी तक उतना बेहतर नहीं कर पाई है, बंगाल में हो या आज के महाराष्ट्र की परिस्थिति हो, वहां पर इस बार क्या हो रहा है वो आपको हम बताएंगे कल। लेकिन आज इतना ही। बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का इंडिया टीवी पर जुड़ने के लिए। हमारे